मॉर्निंग, मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान 92 पर बराह रास्त और पाकिस्तान जीत गया। बिल्कुल आपके एक्साइटमेंट जिस तरह आपने नाम बताया ना मुझे पता लग रहा था क्या हुआ है। बहुत खुशी की बात है, सीरियसली बल्ले 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 वाली सीन है, मतलब और जो बल्ले चले हैं वो वाली बल्ले बल्ले हुई है। वाकई बड़ी खुशी हुई जिस तरीके से पाकिस्तान ने फाइट किया और इतना अच्छा चेस किया, लेकिन वही बात है ना, इतना सनसनीखेज मैच था और इतना क्रिटिकल हो गया था कहीं कहीं पर कि वो एक फीलिंग्स, कोई अजीब मिक्स्ड फीलिंग्स थी, पता नहीं यहाँ पर क्या करेंगे हम, कैसे रन्स बना लेंगे नहीं करेंगे। टारगेट इंडिया ने अच्छा दिया था और उसको चेस करना थोड़ा मुश्किल भी था, लेकिन अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ चले। लेकिन मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा क्रेडिट जो जाता है वो रिजवान को जाता है। रिजवान ने बड़े अच्छे तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया और ऐसे परफॉर्म किया कि बाकी पूरी टीम को सपोर्ट मिल गई आगे मैच को वहां तक पहुंचाने की जहां तक जरूरत थी। अनबिलीवेबल शाहजेब, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मतलब कहने को ना ऐसा लगता है कि हम कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एफर्मेशन लिखने के 5 विकेटों से हम जीत गए। और एक्सपेक्टेशंस क्या थी फैंस की, हम लोगों की, जैसे हम बार बार ऑब्वियसली वी वर हैविंग ऑल द स्पेशलिस्ट, हमारे शो में भी आ रहे थे, साबिक क्रिकेटर्स भी आ रहे थे, हमारे पास एक्सपर्ट्स भी आ रहे थे, और ये था कि जो अच्छे खेलने वाले हैं वो तो इंजर्ड हैं। तो ये एक बहुत डर था कि टीम के ऊपर बड़ा प्रेशर है, पिछली जो है हार थी उसका भी एक प्रेशर था अपने आप पे। कैसे जीत गए शाहजेब? बस हम परफॉर्म करके जीत गए। मैं बताऊं कैसे जीते? मैं घर का एक मॉल बताती हूँ आप सब लोगों को। घर में क्या हो रहा था जब आखिरी ओवर्स हो रहे थे ना, तो आप लोगों के घरों में भी ये हो रहा होगा, 4-5 बच्चों को जो भी घर में थे ना, सबको एक एक तस्वीर बता रहे थे, सबको तस्वीरों में लगाया हुआ था सीरियसली। बट अल्लाह का वाकई में बहुत करम हुआ है कि पाकिस्तान को इतनी जबरदस्त विक्ट्री, अनबिलीवेबल विक्ट्री, बिल्कुल बहुत अच्छी विक्ट्री मिली। और कौमी टीम की एशिया कप सुपर 4 मलडे के आम मैच में ये शानदार फतह है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली गुज़िश्ता मैच में, कल के मैच में हम ये देख रहे थे खासतौर पर कि एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि इंडिया की टीम घबरा गई थी और इस हद तक घबरा गई थी कि वो बुखला गए थे। उनको भी समझ नहीं आ रहा था ये हमारे साथ हो क्या रहा है, किस तरीके से हमें जो है ना ये टफ टाइम दे रहे हैं। अच्छा, रिसेंट टाइम्स में हमें कहते हैं ना कि कभी माजी करीब में नजर नहीं आए वो घबराते हुए। नहीं, कभी 10 विकेटों से जीत जाना, कभी 5 विकेटों से जीत जाना, ये अब हमारा मामूल बन चुका है। आप फिक्र न करें। तो खैर रिजवान ने तकरीबन 51 गेंदों पर शानदार 71 रन बनाए, 20 गेंदों पर 42 रन बनाने और 1 विकेट लेने वाले मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद नवाज ने वो उस टाइम पर सपोर्ट दी जब वाकई पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट की जरूरत थी और एक अच्छा स्कोर चाहिए था चेस करने के लिए। कप्तान बाबर आजम ने 14 रन बनाए, फखर जमान ने भी 15 रन बनाए, जबकि आसिफ अली ने 16 रन बनाए। खुशदिल शाह को हमने देखा और इफ्तिखार अहमद को, आखिरी 2 बैटर्स हमारे ये थे क्रीज पर मौजूद। लेकिन इसी पर मजीद बात भी करनी है और तज्जिया भी लेना है। हमें ज्वाइन किया साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब ने। साहब आपको खुशामदीद कहेंगे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी शुक्रिया, वालेकुम। तौसीफ भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ये सुपर 4 मरहले में कितनी बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए? यहाँ बहुत बड़ी जीत है और यकीनी तौर पे जब हम इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे, काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था और होना है, जाहिर है कि जब हम उस तरह की क्रिकेट नहीं खेलेंगे जो दुनिया में हो रही है तो फिर लोग बात तो करते हैं ना, जाहिर है। ये नहीं कि हमें अपने मुल्क से डेफिनेटली है, फिर इंडिया और पाकिस्तान का हो तो मेरे से ज्यादा तो कोई भी नहीं जानता सच। हम इन्हें छोड़ते ही नहीं थे अपने टाइम में, तो मतलब इनका बुरा हाल हो जाता है। बट उन्होंने एक अपनी टीम प्रिपेयर की थी और मैं यही कहता हूँ कि वो उन्होंने एक टीम ऐसी बनाई जिसमें उनके पास रिप्लेसमेंट वगैरह सारी हैं और अच्छी भी टीम है उनकी। बट एक जब प्रेशर आता है तो बड़ी से बड़ी टीम जो है वो हिल जाती है। कल हमने देख लिया पाकिस्तान चूंकि नहीं इतना खेला, जाहिर है हांगकांग से हमारा मोरल हाई हुआ डेफिनेटली था, बट थोड़ी सी हमें वही हम बात करते थे मिडिल ऑर्डर, ये उसमें प्रॉब्लम थी। बट कल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने किया और हमारा जज्बा, चाहे हमारे टाइम में हो या वो जज्बा, तो हमारा इनके खिलाफ ही सारा जाग पड़ता है। बाकी दूसरों को तो हम हार भी जाए तो इतना वो नहीं करते, लेकिन ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। सही कह रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छा। लेकिन तौसीफ भाई एक मेरा ख्याल है, आप प्लीज मुझे बताइएगा, रहनुमाई फरमाइएगा कि एक चीज जो मुझे पर्सनली मैं समझती हूँ शाहजेब और तौसीफ भाई, वो ये कि जितना प्रेशर था कि बहुत अच्छे प्लेयर्स जो थे वो इंजर्ड थे, तो एक्सपेक्टेशंस काफी लो थी फैंस की। लेकिन जिस तरीके से उन प्लेयर्स ने जिन्होंने जो इस वक्त मैदान में उतरे, उनके कॉन्फिडेंस के लिए, उनकी परफॉर्मेंस के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए कितनी अच्छी जीत थी। बहुत जबरदस्त, इसलिए कि देखिए हम लोग कह रहे थे कि शाहीन नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है कि हम शाहीन की वजह से हमें बड़ा झटका लगा था। बट
नसीम ने उसकी कसर उस वक्त पूरी कर दी पिछले 2 मैचों में और हमें विकेट लेके दी और नो डाउट उसका हमें है तो कि भाई वो गया हमारे पास से अपनी जगह है, बट लेकिन जो प्लेयरों ने उसकी कमी पूरी की है और कल तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया, ठीक है। क्या बात 180 रन चेस करना इतना आसान नहीं है, बट कुछ अच्छी जो है वो स्ट्रेटेजी। सच्ची बात तो यही है कि नवाज को ऊपर भेजना जो है वो टर्निंग पॉइंट। बिल्कुल, मैं इसी पर आ रहा था तौसीफ साहब के एक तो हम जिस तरीके से देख रहे थे कि टारगेट अच्छा था, उसके बावजूद हम लोगों ने प्रेशर नहीं लिया। दूसरी बात है कि ये फैसला करना कि मोहम्मद नवाज को 4 डाउन पे भेजना है, आपके ख्याल में किसका फैसला था? बड़ा अच्छा फैसला था। ठीक है, वैसे नॉर्मली तो जाहिर है जो मैनेजमेंट है, 7 बड़े बड़े प्लेयर साथ हैं, लेकिन कल हम आपको शायद आपने उसका कप्तान का इंटरव्यू नहीं सुना, उस जब से ये क्वेश्चन किया कप्तान का फैसला का फैसला था, लेकिन सर पीछे और बहुत कुछ चल रहा होता ना, मैंने कहा इसलिए मैं आपसे जरा पूछ लूं। तो उसने किसी का नाम नहीं दिया, उसने अपने आप को क्रेडिट दिया है और ऑनेस्टली सही, ठीक है कप्तान जाहिर है, लेकिन बाकी लोगों को उसने यही कहा कि मैंने ये सोचा, ठीक है वो ठीक है अपनी जगह स्ट्रेटेजी। जाहिर है परेशानी के टाइम में ही देखा जाता है आदमी के, सही बात है, प्रेशर में ही पता चलता है जी हाँ, और प्रेशर में ही सारा कुछ है। कल हमने उनको बहुत परेशान देखा हमने, जो कि वो परेशान नहीं होते थे। तो अच्छी टीम है अपनी जगह, उन्होंने बहुत ज्यादा रन किए और हम जाहिर है कोई भी नहीं सोचा, अगर ये कोई कह रहा था बन जाएंगे या नहीं, मैं भी ये कह रहा था कि आइफ वही वाली बात की, अगर पहले 6 ओवर के जो पावर प्ले है उसमें हम अच्छा खेले हैं, 44 रन हमने किए और विकेट नहीं गिरी। रिजवान की जितनी तारीफ करें कम है, बट माशाल्लाह ऐसा था, ऐसा जी हाँ, एक डिसीजन ऐसा था जो मैं समझता हूँ कि वो नवाज वाला। लेकिन तौसीफ साहब, पावर प्ले में भारत ने कोशिश की बहुत अच्छा स्कोर बनाने की, लेकिन उसके बावजूद हम ये देख रहे थे कि हमारे बॉलर्स ने उनके बैटर्स को संभलने नहीं दिया। सिवाय एक विराट कोहली ऐसे बैटर थे जो थोड़ा संभल के खेल रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि स्कोर थोड़ा सा और आगे ले जाएं। जी हाँ, आपने ठीक कहा, और आप अगर शुरू से देखें तो वो 9 ओवर्स से कम नीचे आए ही नहीं और 10 भी गए, फिर उसके बाद 9 पे आए, लेकिन क्रेडिट इस दफा तो हमें स्पिनर्स को देना ही चाहिए। उन्होंने, क्या बात है, दोनों ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। 25 रन नवाज ने देके 1 विकेट ली 4 ओवर में, फिर शादाब ने बड़ा अच्छा क्रूशियल टाइम पे, फिर जबकि हसनैन को यकीन तौर पे पहला मैच खेल रहे थे, पांड्या को जो उसने आउट किया उनका मेन, तो ये कंट्रीब्यूट सबने किया और उसका टीम एफर्ट वाकई में सही की बैटल कल नजर आई और वाकई में स्किल्स नजर आए पाकिस्तानी खिलाड़ियों के। बॉलिंग के हवाले से तौसीफ भाई जरा रहनुमाई फरमाइए कि बॉलिंग में कहां आपको लगता है इम्प्रूवमेंट, कहां आपको लगता है थोड़ी सी जो है वो कमी आपको नजर आती है? जी देखिए, कल इतना रन बनवाए जा रहे हैं, उनकी टीम तो बैटिंग पे बहुत ही खेलती है और बॉलिंग में सिर्फ हमें ये देखना होगा कि लास्ट शुरू के ओवर तो 6 होते ही हैं, उसमें हमने की मार भी पड़ी अपनी जगह, नॉट बैड इतनी तो 40-50 रन दूसरी टीमें 60 रन बना लेती हैं। हम कल 44 हमने बनाए सर्कल में, उसमें 6 ओवर में, लेकिन हमें देखना होगा कि डेथ ओवर्स में जो होते हैं उसमें हमें बॉलिंग ऐसी करनी पड़ेगी। रऊफ हमसे थोड़ा सा, रऊफ से बॉलिंग ठीक की है उसने, बट डेथ ओवर में हमें यॉर्कर्स वगैरह जो है ना वो हमसे नहीं हो पा रहे हैं और वो देखना पड़ेगा। और शुक्र है कि कल यू फैक्टर इतना बड़ा नहीं था जिसकी वजह से हमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई, बट ओवरऑल देखें तो बॉलिंग हमारी अच्छी है। हमारी बॉलिंग अच्छी है। तौसीफ भाई, क्या आप कहेंगे कि जो खिलाड़ी अब खेल रहे हैं, ऑब्वियसली उनकी एक्सपेक्टेशंस उनसे लोगों को काफी कम थी, लेकिन अब चूंकि वो बहुत अच्छा खेल चुके हैं कल, अब उनके कॉन्फिडेंस के लिए या उनके ठहराव के लिए या उनकी कहते हैं ना कि एक मुस्तकिल मिजाजी के लिए क्या रहनुमाई कहेंगे? देखिए, जो चीजें पॉइंट आउट की जा रही है ना वो दुनिया कह रही है, मैं ही सिर्फ नहीं कह रहा, या हम में तो कोई ऐसा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि अच्छा हो, लेकिन जो दुनिया में क्रिकेट खेली जा रही है हमें उसको फॉलो करना ही करना है। ये वो कहते हैं जी कि पहले 12-14 ओवर हमारे पहले ऊपर वाले खेल रहे तो वो अच्छा है, कुछ लोग ऐसी बात कर रहे हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। फिर जो है ना नीचे भी तो हमें कुछ देखना, इसका मतलब नीचे हमारी तैयारी कोई ऐसी है नहीं। ठीक है, 2 छक्के मार दिए, एंड में रन बन गए वो बची, लेकिन वो प्रॉपर बैटिंग नहीं है।
हम कर पा रहे जो होनी चाहिए। अगर देखिए बाबर नहीं चल रहा है तब भी हम ऐसा खेल रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता रिजवान कुछ हुआ फिर हमें सारा लोड हमारा नीचे पड़ेगा। और लोड आप देख रहे हैं तो आप कल तो कर दिया, बट ये तो रेगुलर काम हो तो फिर बात बनती है। अच्छा तौसीफ साहब, आप क्योंकि बाबर का और रिजवान का जिक्र कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा फखर जमान पे बात करना चाहूंगा। एक तो बैटिंग में भी थोड़े से वो इतने फोकस नजर नहीं आ रहे, फिर फील्डिंग में भी इस तरीके से हमने देखा कि पहले वो टकरा गए, फिर ओवरथ्रो हो गई, फिर एक कैच ड्रॉप हो गया। फखर जमान के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या इश्यूज आ रहे हैं? देखिए फॉर्म जब नहीं लगी हुई होती ना तो फिर यही एक प्रॉब्लम आती है, चीजें होती हैं। लेकिन इसके लिए भी कोई ऐसा वो नहीं है। आप वो जो हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं ना, अगर बेंच पे बाहर पीछे कोई बैठा हो ना तो फिर जरा ढारस मिलती है सबको। और जाहिर है वो अच्छा बैट्समैन है अपनी जगह, बट उसके देखें हम टेक्निकली मैं अगर बात करूं तो उसके एरिया में बॉल वो कर ही नहीं रहे। अच्छा। वो मिड विकेट की तरफ ज्यादा मारता है और बस जरा सी लेग साइड पे मिली और उसने मिड विकेट मारी। उसको वो एरिया, वो जाहिर टीमें होमवर्क करके आती हैं और वो उसको एरिया नहीं दे रहे हैं इसमें। तो उसको चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम सिंगल्स तो निकाल के देता रहे ना। वो फंस रहा 3-3 4-4 बॉल डॉट के जब खेलता है, और शॉर्ट फॉर्मेट में 3-4 बॉल डॉट खेलना पड़ा। तो क्या लगता है तौसीफ भाई, हैदर अली को मिल सकता है चांस फिर? मुझे तो लग रहा है कि अभी फिर ये जो है उसी पे जाएंगे अपना, ये इसी पे जाएंगे जो हमारी टीम खेली और जाना चाहिए। ठीक है, शारजाह छोटा ग्राउंड है, मुझे लगता है हम जो है ना अफगानिस्तान को भी अच्छी तरह मार देंगे। चलें, अल्लाह आपकी जान मुबारक करे। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई फॉर टेकिंग आवर टाइम फॉर सुबह पाकिस्तान। गॉड ब्लेस यू। फिर आपको तकलीफ देंगे बट इट्स ऑलवेज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। अब जनाब वीकेंड पर हुआ एक और जबरदस्त काम, और वो ये हुआ कि एक बहुत ही महंगी गाड़ी जो इंग्लिस्तान स्टैंडर्ड रखती थी वो मिली कहां से? बिल्कुल, वो एक घर के अंदर से मिली, वो भी डिफेंस के घर के अंदर से। वीकेंड पर दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी की बरामदगी जो है वो मौजूद बहस बनी रही। हुआ कुछ यूं कि कराची के इलाके डिफेंस के बंगले से ये दुनिया की जो कहा जा रहा है कि महंगी तरीन गाड़ी है वो बरामद हुई है। तफ्तीश और एक्साइज रिकॉर्ड से इंकशाफ ये हुआ है कि गाड़ी की इम्पोर्ट में पाकिस्तान में बल्गारिया के साबिक सफीर मुलव्विस हैं, और बल्गारिया के साबिक सफीर अलेक्जेंडर बोरिसोव ने ये गाड़ी अपने नाम पर दरामद की थी। अब इस गाड़ी की हकीकत क्या है, ये गाड़ी किस तरह यहाँ तक पहुंची, इसकी बरामद कैसे हुई, ये डिटेल्स जाने बगैर कैसे पता चलेगा? इसी के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, हमें दावत दी है नुमाइंदा खुसूसी न्यूज आरिफ मूसा। अस्सलाम वालेकुम। और भाई कैसे आप, खैरियत से? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। भाई क्या मामला है ये सारा? ओवर द वीकेंड हमने सुना कितनी महंगी गाड़ी, फिर वो कराची में निकली, फिर व्हाट इज द स्टोरी? देखिए, यूके की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को ये बताया है कि लंदन से चोरी होने वाली एक गाड़ी इस वक्त कराची में, जिसके बाद कस्टम हुकाम ने कराची में उस घर पे छापा मारा जहां से ये गाड़ी बरामद हुई। और उसके बाद जो तफ्तीश हुई उसमें बहुत सारे इंकशाफात का सिलसिला शुरू हो गया। और फिर बाद में पता चला कि चूँकि एक आलमी कन्वेंशन है जिसके तहत पाकिस्तान या किसी भी मुल्क में जो सिफारती अमला तैनात होता है किसी दूसरे मुल्क का, वो अपने इस्तेमाल के लिए ऐसी गाड़ियां मंगवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको टैक्सेस और ड्यूटीज जो है वो माफ हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए प्रॉपर एक पूरा प्रोसेस किया जाता है। वजारत खारजा उसकी इजाज़त देती है, वजारत खारजा उसका लेटर लिखती है और उसके बाद ऐसी गाड़ियाँ जो है वो मंगवाई जाती हैं। इसी तरह ये गाड़ी जो है वो बल्गारिया के साबिक सफ़ीर साहब ने मंगवाई 20 मई 2020 को। ये उनके नाम पर सिंध में रजिस्टर्ड हुई। सही। अच्छा। और उसके बाद जब ये सारा मामला हुआ, उनके खिलाफ, उस सफ़ीर के खिलाफ करप्शन इल्ज़ामात की एक तहकीकात चल रही थी। अमूमी तौर पे जो सिफारती अमला होता है उसको 1400 लीटर जो है वो शराब मंगवाने की भी इजाज़त होती है, जो कि इंतहाई कम पैसों पे आती है, लेकिन वो बिकती पाकिस्तान और कराची और मुख्तलिफ शहरों की मार्केट में ही है। लेकिन इन सफ़ीर साहब ने अपना जो कोटा था 1400 लीटर का, उसके बजाय 2600 लीटर शराब मंगवाई। तो वो मामला उनके खिलाफ चल रहा था और फिर उनको करप्शन इल्ज़ामात के तहत उस मुल्क ने वापस बुला लिया। अच्छा। लेकिन जाते जाते वो ये गाड़ी $40,000 के एवज पाकिस्तानी को एक को दे के चले गए थे और ये सब मामला फिर चलता रहा। लेकिन अमूमी तौर पर अगर देखा जाए तो जो इंटरनेशनल रैकेट काम करता है इस सारे सिलसिले में, उसका तरीक़ा वारदात ऐसा है कि वो अगर लंदन से गाड़ी या किसी और मुल्क से चलती है तो वो वहाँ उस वक्त चोरी नहीं होती। अच्छा। वहाँ से वो पोर्ट से क्लियर होती है, उस मुल्क पहुँचती है, वहाँ से पोर्ट से क्लियर होती है और उसके बाद वो लोग
इसको जो है वो चोरी का जो है वो इल्ज़ाम लगा के इंश्योरेंस भी क्लेम करते हैं। तो ये हर तरफ से फायदा उठाने का एक सिलसिला। अच्छा, लेकिन मुझे यहाँ अर्शद बताएगा कि एक तो ये गाड़ी बरामद कहाँ से हुई है, सेकंडली क्या ये पहला केस तो नहीं है अपनी नौयत का, क्या इस तरह और भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो ऑलरेडी लोगों के इस्तेमाल में हैं? देखें, इस तरह की बहुत सी गाड़ियां हैं जो लोगों के इस्तेमाल में हैं, बहुत से सफारतखाने ऐसी गाड़ियां मंगवाते हैं, लेकिन उसके लिए रूल ये है कि वो 3 साल तक सिफारती अमला अपने पास इस्तेमाल करेगा और 3 साल के बाद उसे बेचने का, फरोख्त करने का मजाज होता है, उसे अथॉरिटी होती है। लेकिन जब वो फरोख्त करता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उसकी इजाज़त देती है, कस्टम उसकी वैल्यू का अंदाज़ा लगाता है और उसके बाद वो टैक्सेस जो है वो आम शहरी को अदा करने होते हैं और वो इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है ना कि अब तो आम शहरी के पास थी, तो अगर उसने खरीदी है तो फिर टैक्सेस उसने पे किए होंगे? नहीं किए, टैक्सेस पे नहीं किए और कस्टम हुकाम बताते हैं कि अगर इसका टैक्स पे किया जाता तो इसकी कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 30 करोड़ रुपए के लगभग बनती है, ओपन मार्केट में मजीद महंगी है। सो बेसिकली ही डिड नॉट हैव अ कंप्लीट पेपर वर्क, हेंस इनको जो है इस गाड़ी को जो है वो जब्त कर लिया गया। लेकिन आप ये कमाल देखें कि सिंध का जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उसने बगैर मोफर के लेटर, बगैर कस्टम के डॉक्यूमेंट्स, इस सब के बगैर उस गाड़ी को रजिस्टर्ड कर लिया और वो गाड़ी कराची में एक रजिस्टर्ड गाड़ी के तौर पर मौजूद थी। तो सर फिर कोताही तो हमारे सिस्टम की भी तो हुई ना, हम कैसे रजिस्टर कर लें? बगैर रजिस्टर किए गाड़ी जो है यहाँ पर है और चल रही है, तो हमारी गलतियां भी तो कोताही हमारे सिस्टम की के चेहरे से नकाब उतारने के लिए ये केस जो है वो काफ़ी है। इससे पहले भी 1-2 इस तरह के केसेस हो चुके हैं जिसमें पुलिस जो है वो ऐसी गाड़ियाँ पकड़ चुकी है, कोर्ट ने ऑर्डर किया। यहाँ SSP मदीर हैं आजकल इरफान बहादुर, काफ़ी अर्से पहले उन्होंने इस तरह की एक गाड़ी पकड़ी थी और फिर हाई कोर्ट में रिपोर्ट की थी कि ये BMW जो गाड़ी है ये बुनियादी तौर पर चोरी की गई है और यहाँ पे लाई गई, उसको यहाँ रजिस्टर्ड करा लिया गया और मजे से चला रहे थे। अच्छा, अब ये गाड़ी जो है वो हाँ, मैं भी उन्होंने अपनी तहवील में ले ली है, लेकिन इसके बाद अब क्या कर रहे हैं? इस वक्त तहकीकात कहाँ तक पहुंची हैं? उसके बाद कार्रवाई क्या की जाएगी खासतौर पर जिनके पास ये गाड़ी थी? देखें, 2 लोग इस सारे मामले में गिरफ्तार हुए हैं। एक तो वो जमील अहमद साहब हैं जिनके घर से गाड़ी बरामद हुई है, दूसरा एक बड़ा नाम है नवेद बलवानी, जिनके बारे में बताया जाता है कि वो गाड़ियों के इंपोर्ट का और इसका काम करते हैं। अच्छा। एक और शख्स इसके अंदर नवेद है जो कि मफरूर है। अच्छा। और इस तरह ये वो लोग हैं जिनके खिलाफ पहले भी बहुत सारे केसेस हैं। अच्छा। ऐसे ये लोग ऐसे नहीं है कि इनके खिलाफ केसेस नहीं है। ये जो नवेद इस केस का मरकजी मुल्जिम है उसके खिलाफ पहले से भी केसेस दर्ज हैं। अच्छा। उसकी तहकीकात चल रही है। इस गाड़ी को कस्टम हुकाम ने अब जब्त तो कर लिया है। अब कानून इस हवाले से कहता है कि वो इसे जब्त करेंगे, इसकी कार्रवाई करेंगे और उसके बाद इसे ऑक्शन कर देंगे। अब जिस पाकिस्तान कानूनी तौर पे ऑक्शन की जा सकती है, यानी कि जिस इंसान ने ये खरीदी थी उसका जो पैसा था वो तो गया, मतलब अब तो ना उसको गाड़ी मिलेगी ना उसको जो माफी मिलेगी, वो वाला सिनेरियो। गैर कानूनी काम और रिश्वत की रसीद नहीं होती। क्या बात की है बात। तो इस तरह की चीज आप बता रहे हैं और भाई किस तरह के मामला तो होते रहते हैं, गाड़ियां पहले भी लोग इस तरह की रखते हैं, उनको किस चीज का ख्याल रखना चाहिए आपकी नजर में? इनिशियली अगर वो गाड़ी किसी फॉरेन ऑफिसर से, ब्यूरोक्रेट से या एक अपने एम्बेसडर से ले रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनकी रहनुमाई के लिए क्या आप करेंगे? देखें, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस हवाले से एक लेटर प्रॉपर जारी करता है कि ये गाड़ी फलाना मुल्क के सफीर के लिए मंगवाई गई थी, उनका 3 साल का टेन्योर जो कानून कहता है उसके मुताबिक मुकम्मल हो गया है, उसके बाद वो इसे बेच सकते हैं। तो उन्होंने फलां शख्स को ये बेची है, NOC दिया जाता है और कस्टम एक लेटर जारी करता है कि इस गाड़ी के अगेंस्ट इतनी ड्यूटी अगर जमा करा दी जाए तो फिर इसको जो है वो यहाँ पे रजिस्टर्ड किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान का अलमिया यह है कि हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम ही कोई नहीं। हमने ये भी केसेस देखे हैं कि कराची से चोरी होने वाली गाड़ी, छीनने वाली गाड़ी किसी और सूबे में जाकर रजिस्टर्ड हो गई आसानी के साथ। जितनी गाड़ियाँ अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन पे होती हैं या जितनी गाड़ियाँ गवर्नमेंट व्हीकल्स होती हैं, इनके छीनने का रुझान इसलिए ज़्यादा रहा है माजी में भी और अभी भी कि ये गाड़ियां अगर कराची से छीनी जाती हैं तो इन्हें पंजाब में आसानी से रजिस्टर्ड कराया जा सकता है, पंजाब से छीनी जाती हैं तो बलूचिस्तान में रजिस्टर्ड हो जाती हैं। अभी 2020 का आपने बताया कि तब इस गाड़ी को जो है लिया गया था, 2 साल हो गए, तो ये कैसे पता चला कि फलां शख्स के पास फलां जगह पर ये गाड़ी मौजूद है? कितने अरसे में ये तफ्तीश हुई? क्योंकि अगर किसी के पास 2 साल से एक गाड़ी है तो उसको अगर पकड़ा गया तो पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया तो ठीक है। देखें, इस सारे मामले में हमारी एजेंसियां, हमारे इदारों का कोई किरदार नहीं है। इसमें किरदार है नेशनल क्राइम एजेंसी UK का, जिन्होंने इस सारे मामले की तफ्तीश की और उन्होंने बताया कि ये कराची में फलां बंगले में फेज 2 में खड़ी है, जिसके बाद कस्टम हुकाम वहां पहुंच के कपड़ा हटाते हैं और उनके नीचे उनको वही गाड़ी मिलती है
जो चेसिस नंबर उन्होंने प्रोवाइड किया था, VIN नंबर इसको बेसिकली कहा जाता है इन गाड़ियों की जो सीरीज होती हैं, VIN नंबर जो है वो UK से चोरी हुई गाड़ी से मिल गया, लेकिन इसके अंदर ट्रिक वही इस्तेमाल की गई कि ये गाड़ी लंदन से पहले निकली, उस टाइम तक क्लियर थी, किसी और मुल्क पहुंची, वहां से इंपोर्ट कराई बल्गारिया के सफीर साहब ने, यहाँ पहुंची क्लियर थी, उसके बाद उसको चोरी का मुकदमा करा के वहां से इंश्योरेंस भी क्लेम किया गया। अच्छा, मैं यही पूछ रहा था कि ये अचानक कस्टम और एक्साइज वाले इतने मुतहर्रिक नजर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ और कार्रवाइयां भी देखी हैं कि तौर पर आपकी नजर से भी गुजरी होंगी। ये अचानक कार्रवाइयों का आगाज किया गया है? आजकल मैं देख रहा हूँ कराची में कुछ बढ़ गई कार्रवाइयां। देखें, ये जो सारा मामला था ये उठा उसी इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो NCA ने रिपोर्ट किया था, और उसके बाद एक और इसमें अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि बल्गारिया के सफीर साहब ने सिर्फ ये एक गाड़ी नहीं मंगवाई, इतलात हैं कि 16 ऐसी गाड़ियां मंगवाई गई। 16 गाड़ियां ऐसी हैं जो मुबैना तौर पर मतलब हर घर से बेंटली निकलेगी। हाँ, पता नहीं क्या क्या निकलने वाला है, लेकिन ये कि तहकीकात जारी हैं, बड़े पैमाने पे तहकीकात हैं। इससे पहले माजी में हैदराबाद से शराब का एक कंटेनर पकड़ा गया था, एक सियासी शख्सियत का नाम आया था, वो शराब का कंटेनर भी इन्हीं सफीर साहब ने मंगवाया था, अपने कोटे से ज़्यादा शराब मंगवाई थी। और ये अमूमी तौर पे कराची में या इस्लामाबाद में बड़ी आम सी रिवायत है कि आपको सिफारती अमला जो है वो शराब कम पैसों पे बेच देता है, अल्लाह, और फिर गाड़ियां भी इस तरीके से लाई जाती हैं। ये तमाम चीजें। तो जितने भी अफराद हैं जिन्होंने इस तरीके से या इस मामलात के तहत या जरिए से गाड़ियां रखी है, मोहतात के अलावा आप जल्दी से अपने आप को जो है या तो टैक्स दें उसका, या फिर आप खुद ही आप देख लें जो आपने करना है, जो आप समझते हैं आपके पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा ख्याल है कि ये वक्त किसी पे भी आ सकता है, तो गलत काम ना करें, सही काम करें। थैंक यू सो मच हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच आपने वक्त निकाला। यहाँ पे प्रोग्राम में लेते हैं छोटा सा वक्फा, प्लीज डू स्टे विद अस, प्रोग्राम में भी बहुत कुछ बात की। बैक आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद, और प्रोग्राम में आगे बढ़कर एक और बड़ा अहम मामला इस पर जिक्र करना बहुत जरूरी है। कराची में एक बार फिर हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आम शाराएं हों, सड़कें हों, गलियां हों, कहीं पर भी शहरी महफूज नहीं है। घरों की दहलीज पर लोगों को लूटा जा रहा है, और सिर्फ लूटा नहीं जा रहा, अब जान से भी मारा जा रहा है, और जान से मारने के जो केसेस हैं उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में अनफॉर्चुनेटली 4 लोगों को मारा जा चुका है, बेगुनाह लोगों को, जो कोई अपनी फैमिली के साथ, तो कोई अपने दोस्तों के साथ, तो कोई अकेले अपने किसी काम से, या कोई कहीं भी निकला हो वो घर वापस नहीं पहुंचा, और वो 4 लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। ये क्या मामला है? क्यों हमारा कराची में निकलना अब सेफ नहीं है? क्या वजूहात हैं इसके पीछे कि अचानक से क्राइम रेट, स्ट्रीट क्राइम जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है? क्या अब हम महफूज हैं या अब हम घरों से निकलना ही छोड़ दें? और CCTV सामने आ रही हैं, उसमें चेहरे वाजे हैं, उसके बावजूद गिरफ्तारियां नहीं अमल में आ रही हैं। इसके साथ साथ गुलिस्तान जौहर में लूटमार के दौरान बाप को बच्चों के सामने कत्ल कर दिया गया। लेकिन इसमें इजाफे की वजूहात क्या हैं ये भी हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 92 न्यूज फयाज यूनुस से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फयाज? ठीक ठाक। फयाज, सबसे पहले तो बहुत बड़ी वजह हम देख रहे हैं कि कराची में खासतौर पर अचानक ये क्राइम रेट में इजाफा हुआ है, और फिर लूटमार तो खैर कराची में चलती आ रही है बहुत अरसे से, कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। ये अचानक जान से मार देने की जो वाकयात हैं ये बहुत बढ़ गए हैं। देखिए, इसका पुलिस अब सड़कों पर हमें बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। कोई कराची का एक ऐसा इलाका नहीं है जहां स्ट्रीट क्रिमिनल आते हो, लूट मार करते हो और वो फरार हो। तमाम इलाकों में वारदातें हो रही हैं, और वारदातों की जो शरह है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। अगर हम रवां माह की बात करें तो अब तक 8 अफराद डकैती मज़ामत पर कत्ल हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो वारदातें रिपोर्ट हो रही हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और कुरंगी और औरंगी टाउन के इलाके जो है सबसे ज़्यादा जो है मुतासर है। हॉट स्पॉट्स काफ़ी ज़्यादा पुलिस की जानिब से बताया जाता है कि यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को लूटा जा रहा है। अगर हम सिर्फ कुरंगी की बात करें तो पहले सितंबर की तारीख को आलम दीन को घर के बाहर मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान डकैती मज़ामत पर कत्ल कर दिया, जिसकी CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई, लेकिन मुल्जिमान पुलिस पकड़ने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। उसके चंद ही घंटों बाद मुल्जिमान की दीदा दलेरी देखें कि स्ट्रीट क्रिमिनल का एक और ग्रुप उसी इलाके में आता है और 17 साल नौजवान तलहा को कत्ल कर देता है। फिर अगले दिन दोबारा वारदात होती है।
लेकिन जगह और मकाम चेंज हो जाता है। इस दिन जो है गुलिस्तान जौहर में 2 तारीख को जीशान को कत्ल कर दिया जाता है उनके बच्चों के सामने, जब वो मोबाइल फ़ोन देने से इनकार करते हैं। मुलजिमान फायरिंग करते हैं मजमे वाली जगह जहां रश होता है। गुलिस्तान जौहर की तमाम तर सड़कों में शाम और रात में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन कत्ल करने के बाद वो फरार हो जाते हैं, ना उन्हें पुलिस रोकती है ना कोई रेंजर्स। देखिए फैज भाई, बड़ा एक सवाल का है, एक आम आदमी का सवाल है कि देखिए अगर आपने कहा कि अभी आज 5 तारीख है, 8 अफराद यानी कि 2 अफराद एवरी पर डे के हिसाब से सब अपनी जान से हाथ धो रहे हैं स्ट्रीट क्राइम के जरिए की वजह से। क्या वजह है पुलिस उस इलाके में होने के बावजूद, तैनात होने के बावजूद, ड्यूटियाज होने के बावजूद वो वहां पर मौजूद नहीं होती? देखिए सबसे पहले तो पुलिस में जब से ये हम देख रहे हैं कि सिफारिशी SHOs और अफसरान तैनात होना शुरू हुए हैं, उसकी वजह से जो स्ट्रीट क्राइम की शरह है वो काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। वेव्स स्ट्रीट क्राइम की आती हैं, लेकिन वो कब आती हैं? रमज़ान के दौरान आती हैं या बकरा ईद से पहले आती हैं। उस दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल्स के ग्रुप्स कराची में आते हैं, वारदातें करते हैं और वो रूपोश हो जाते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुलजिमान आ रहे हैं, अगर कोई भी शहरी इनकार कर रहा है तो वो फौरन गोली चला रहे हैं, जिससे जान की बाजी लोग हार रहे हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल लियाकताबाद में 1 घंटे के दौरान 2 शहरियों को कत्ल कर दिया। पंचर वाले को कत्ल कर दिया, मुजम्मिल, और उससे आगे इरम बेकरी के पास एक करीब शहरी खड़ा था। तो पुलिस की जानिब से कोशिशें जो की जा रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाकाफ़ी हैं। पुलिस को अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी होगी, रिपीट क्रिमिनल्स को पकड़ना होगा। पुलिस से जब हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि ये नशे के आदी हैं, लेकिन ये नशा कहाँ से आ रहा है? जिन मकामात से नशा आ रहा है वो पुलिस और दीगर इदारों की जिम्मेदारी है। लेकिन अच्छा, आप कुरंगी का जिक्र कर रहे हैं। कुरंगी में 2 थाने आई थिंक, एक जमान टाउन का, एक कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया का। अब ज्यादा वारदातें किस तरफ हो रही हैं, जो रिहायशी इलाके हैं या जो इंडस्ट्रियल एरिया है? देखिए जो सबसे ज्यादा, जो अगर हम सिर्फ कुरंगी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मुतासरा इलाका है वो कुरंगी सनती एरिया है। सनती एरिया, क्योंकि वहाँ पर जो लोग शाम के टाइम गुजरते हैं, हर किसी के पास अच्छा फोन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, कंपनीज वहाँ से निकलते हैं, तो उनको पता है वहाँ पे ट्रैफिक जाम भी होता है। मुलजिमान आते हैं, लूटते हैं, गलियों में चले जाते हैं, और जिन मकामात पर पुलिस को तैनात होना चाहिए उन मकामात पर पुलिस हमें नज़र नहीं आती। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस चीफ ने एक इजलास किया था, उन्होंने कहा कि एक मरतबा फिर जो मोटरसाइकिल स्क्वाड है उसको दोबारा से सड़कों पर लाया जाए, क्योंकि हम देख रहे थे काफ़ी अरसे से पुलिस हमें सड़कों पर नज़र नहीं आ रही, और जो नज़र नहीं आ रही उसकी वजह से वारदातों में इजाफा हो रहा है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनको भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही। मोबाइल फ़ोन चोरी होने के बाद बासानी मार्केटों में और कराची से बाहर अफगानिस्तान जा रहे हैं। जब तक इन तमाम तर बड़े ग्रुप्स के खिलाफ पुलिस रेंजर्स के साथ मिलकर क्रैकडाउन नहीं करेगी, वारदातें हो रही। CPLC रोज़ाना के अदाद शुमार तो जमा कर रहा है, लेकिन CPLC का भी जो किरदार है स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम में वो भी काफ़ी ज़्यादा नाकाफ़ी है। अगर हम मोटरसाइकिल चोरी की सिर्फ बात कर लें तो रोज़ाना की बुनियाद पर मोटरसाइकिल चोरी और छीनने की जो है 70 से 80 वारदातें पुलिस के पास जी हज़ारों में ये महीने में चली जाती है। तो एक गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल या मोबाइल फ़ोन ख़रीदता है, घर से जब निकलता है तो उसको ये पता नहीं होता कि मैं जा रहा हूँ, मुझसे छीन ली जाती हैं चीज़ें। तो काफ़ी ज़्यादा फिर पुलिस की जानिब से जो रिपोर्टिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा वो छुपाई जा रही है, जिसकी हमें काफ़ी ज़्यादा शिकायतें मिल रही हैं। अभी मैं आपकी एक बात सुनते थे, मेरे दिमाग में एक बात आई, वो ये कि आप 92 न्यूज़ के नुमाइंदा हैं, आपको पता है कि कौन से इलाके में कौन जा रहा है, कितने बजे ऑफिसेज ऑफ होते हैं, कहां पर ट्रैफिक जैम होता है, कहां पर वारदातें हो रही हैं। तो पुलिस को क्या इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन और नॉलेज नहीं होनी चाहिए? देखिए पुलिस के पास इंफॉर्मेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। उनका जो फोकस है वो दीगर चीज़ों की जानिब ज़्यादा हो चुका है। पुलिस मुहिम चलाती है कुछ दिनों के लिए, फिर उस मुहिम को रोक देते हैं। जब जैसी कोई मुहिम रुकती है तो उसका बराह रास्त फ़ायदा मुलजिमान को होता है। अगर हम बात करें तो पुलिस ने कई माह से मंशियात फरोशों के खिलाफ एक मुहिम चला रही, लेकिन अब तक पुलिस उसमें भी मुकम्मल तौर पर कामयाब नहीं हो सकी। कराची का कोई एक ऐसा इलाका नहीं है जहाँ मंशियात ना मिलती। आप कहीं भी चले जाएं आपको आसानी से मंशियात मिल जाएगी। अभी औरंगी टाउन, पीराबाद और वेस्ट के इलाकों में पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन किया गया। बुनियादी वजह क्या अमला कम है? ये आपके ख्याल में अमला कम होने की वजह से ये वारदातों में इजाफा हो रहा है, या फिर कुछ प्लानिंग की नहीं जा रही स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए? टेकिंग इट टू लाइटली। देखिए नफरी तो पुलिस के पास काफ़ी ज़्यादा कम है। 26,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिर्फ कराची में है, और जो उस तादाद है वो लाख के करीब है। तो नफरी भी बहुत ज़्यादा कम है,
लेकिन वसाइल की भी कमी अगर हम कहें तो पुलिस के पास काफ़ी अरसे से उन्हें नई गाड़ियां और जदीद टेक्नोलॉजी पे पुलिस उस तरीके से मुंतकिल नहीं हो सकी जिस पर होना चाहिए था। सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर से अब शुरू हो रहा है। उम्मीद करते हैं इससे अब पुलिस को फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि पंजाब पुलिस इससे कई अहम केसेस हल कर चुकी है। लेकिन हम कराची पुलिस को हमेशा देखते हैं कि स्ट्रीट क्राइम जब आउट होता है तो वो स्पेशल टीम्स बनाती हैं, तमाम तरह SSPs को इख्तियारात दिए जाते हैं कि अपनी टीम बनाए ताकि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को कंट्रोल कर सके। बहुत अहम मौजू है, बहुत शुक्रिया। आप फैज भाई हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन इसी मौजू हमने जो है दावत दी है, हमें ज्वाइन किया है PSP रहनुमा डॉक्टर अरशद वोरा साहब ने कि कराची में जिस तरीके से क्राइम्स बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। क्राइम्स बढ़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, शहरी परेशान हैं, वो सब अपनी जगह, जानों से हाथ धो रहे हैं मासूम बेकसूर लोग, कौन जिम्मेदार है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिम्मेदार तो बहरहाल इंतजामिया है, जिम्मेदार तो हुकूमत है, बिलखुसूस जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। जो कराची पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब हम कहते हैं, कराची में जिस तरीके से इन्फ्लक्स इस वक्त है लोगों का, आपको पता ही है। और कराची की पॉपुलेशन जो है वो आज तक सही नहीं बताई जाती। कराची की पॉपुलेशन जो है वो 3.5 से 4 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। लोग अपने आप को यहाँ पे गिनवाते नहीं हैं। लोग जो है इलेक्शन तो लड़ते हैं रूरल सिंध से, अंदरून सिंध से, और जो है रहते यहाँ हैं, खाते पीते यहाँ हैं, सड़कें यहाँ की इस्तेमाल करते हैं, पानी यहाँ का इस्तेमाल करते हैं, गिनती में यहाँ अपने आप को नहीं गिनवाएंगे। तो ये पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में जो तरीकाकार है पॉपुलेशन का, वो गिनती जिस रोज जो शख्स जहाँ पे मौजूद है उसको वहां पे गिना जाएगा। क्राइम की देखें, दूसरी सबसे बड़ी वजह जो है, जो आजकल इकोनॉमिकल सिचुएशन पिछले 1-1.5 साल से चली आ रही है, पाकिस्तान एक अनसर्टेन इकोनॉमिकल कंडीशन का शिकार हुआ है। उसमें जो है बेरोजगारी जो है वो बढ़ती है। जब आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो क्रिमिनल एक्टिविटीज खुद ब खुद बढ़ती हैं, जिसमें बिलखुसूस ये रोड स्नैचिंग और ये सारी चीजें, चोरियां, डकैतियां, जो है कार स्नैचिंग, ये सारी चीजें जो है। लेकिन अरशद वोरा साहब, महंगाई तो पूरे मुल्क के लिए बढ़ी है, बेरोजगारी तो पूरे मुल्क के लिए बढ़ी है, सिर्फ कराची के लिए तो नहीं बढ़ी। और हम जो वारदातों में मुसलसल इजाफा देख रहे हैं वो ज्यादा कराची में देख रहे हैं। इसकी फिर बुनियादी वजह कुछ और है, इसका मतलब है? देखिए, बिल्कुल मैंने अभी आपको बात कही थी कि कराची की पॉपुलेशन मुल्क के दूसरे हिस्सों से दुगनी से भी ज्यादा है। और कराची में यहाँ के मकामी लोगों के अलावा, कराची में आपको पता है जिस तरीके से लोगों का यहाँ पे इन्फ्लक्स हो रहा है। अभी मैं आपको, अगर आपको याद हो, आज से 12 साल पहले जो सैलाब आया था, लोग जब शहर में हाईवे से एंटर होते हैं तो वो शहर को खूबसूरत देखना चाहते हैं। कराची लिखा हुआ आपको लेफ्ट हैंड पे 12 साल पहले जो सैलाब आया था, वो लोग आके बसे थे, वो झुग्गियों का एक पूरा शहर नजर आएगा। बिल्कुल, वो तो आज तक रिमूव नहीं हो सका। नेस्ला टावर तो चीफ जस्टिस साहब ने गिरा दिया, जो कि करोड़ों का लोगों का नुकसान किया। ये लोग जो जहां से आए हुए हैं कराची, देखें, या तो रोजगार के लिए आए हुए हों तो चलो ठीक है, कराची में इतनी एम्प्लॉयमेंट है और ये रोजगार के लिए आए हुए हैं तो फिर तो एक चीज एक्सेप्टेबल है। लेकिन कराची में रोजगार की एक लिमिट है, एक जो है कराची की एब्जॉर्बेंसी की एक लिमिट है। कराची उस हद तक एब्जॉर्ब कर सकता है, उसके बाद फिर सारा जो है आपको पता है फिर वो रिफ्लक्स होगा। और जब ये रिफ्लक्स होगा तो फिर ये जो है आप देखें, सिग्नल पे पहले जो है आपको फकीर नजर आता था, वो हाथ फैलाता था, चला जाता था। आज तो आपके दरवाजे को ऐसे नॉक करते हैं, उनके अंदर इतना एग्रेशन है, एज इफ दे वांट कि यू मस्ट गिव देम समथिंग। ये तो तरीकाकार बिल्कुल अजीब हो चुका है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया इसकी कसूरवार है। इंतजामिया को कराची को प्रॉपर प्लान करना चाहिए। अभी आप पुलिसिंग की बात कर रहे थे, लोकल पुलिसिंग का कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ पे। अब आप देखें, जिन लोगों को इलाकों का पता नहीं है, आप ट्रैफिक पुलिस से लेके दूसरी पुलिस देख लें, सारे कराची के बाहर के लोग हैं। कराची में पुलिस में एक नौकरी कराची के लोगों को नहीं दी गई। तो ये सारे इम्पेडिमेंट्स हैं ना, जिसकी वजह से कराची के लोगों के अंदर एक तो कॉन्फिडेंस लेवल उनका नीचे आ रहा है, वो कमतरी का एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है वो आप जिन लोगों का ताल्लुक नहीं है शहर से, वो लोग आकर यहाँ पे नौकरियां भी ले रहे हैं,
तो ये गलत है, ये गलत है। हम ये नहीं कहते कि आप उन्हें ना दें नौकरियां, उन्हें भी नौकरियां दें, उनके इलाकों को भी डेवलप करें। अरशद वोरा साहब, फिर क्या ये फैक्टर ठीक है फिर जब पुलिस ये कहती है कि हमारे पास वसाइल भी नहीं है, हमारे पास अमला भी कम है, हमारे पास एहलकार कम है, हम किस तरीके से शहर को संभालें? बड़ी अजीब सी बात है ना डॉक्टर साहब, क्योंकि देखिए उन्हीं इलाकों में जहां पर पुलिस के थाने भी हैं, वहां पर नफरी भी है या होनी चाहिए उधर ही, जबकि सब कुछ पता है, एक रिपोर्टर को पता है, हम एंकर्स को पता है, तो पुलिस को कैसे नहीं पता? पुलिस को सब पता है। मैंने आपको कहा ना कि इंटरेस्ट जब डेवलप होगा जब घर अपना होगा, जब घर अपना नहीं होगा तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। पुलिस के पास आप कराची को देखिए, मैं फिर वही बात अपनी हर प्रोग्राम में यही बात होती है कि हमारा मुल्क जो है IMF से $6 अरब लेने के लिए रो रहा है। पिछले 2-3 साल से पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ गया मुल्क को इकोनॉमिकली, सिर्फ 6 अरब के लिए। और सिंध गवर्नमेंट को वफाक से हर साल NFC अवार्ड में डिविजिबल पूल से $6 अरब मिलते हैं इस प्रोविंस को चलाने के लिए। वहाँ मुल्क चलाने के लिए $6 अरब के लिए हम भीख मांगते फिर रहे हैं। यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट को $6 अरब हर साल मिलते हैं, $6 अरब से ज्यादा। तो आप पूछे तो सही भाई वो पैसा कहाँ जाता है? वो कहते हैं हमारा 90% जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। तो फिर ये पुलिसिंग भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, क्या ये फुलफिल कर रहा है कराची की रिक्वायरमेंट? तो ये बिल्कुल बदइंतजामी है, इंटरेस्ट नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है। दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग इन कराची, दे डोंट वांट टू डेवलप कराची। कराची में ये वो कॉस्मेटिक जो है वो काम कर देंगे और उसके बाद फिर अगली बारिश हुई या बारिशों के बगैर भी थोड़ी आपके ख्याल में सिंसियरिटी नहीं है शहर से, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है इस वक्त कराची शहर की। थैंक यू वेरी मच अरशद वोरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में, और जिस तरीके से ये बात हो रही है कराची की, उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ बेहतरी आए, क्योंकि अब लोगों की जान का मामला है। पहले तो माल लूटा जा रहा था, लेकिन जब से जान जाना शुरू हुई है तो मेरे ख्याल में इस पर खास तौर पर इस वक्त सिंध हुकूमत को भी ध्यान देना चाहिए, पुलिस को भी सोचना चाहिए किस तरीके से प्लानिंग की जाए। आगे बढ़ेंगे, एक और आपसे आप मुलाकात करवानी एक ऐसी लड़की से जो कि एक अपनी मिसाल आप हैं, उनकी हिम्मत, उनकी लगन, उनका जज्बा काबिल तारीफ है। तो माया हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, मुल्तान का रुख करते हैं जरा आपके शहर का। हाँ जी, हमारे अब्बा जी के शहर की तरफ चलते हैं, मुल्तान में। इनके हवाले से ये है कि इनका कद छोटा है, लेकिन ये इनकी कमजोरी नहीं, इनकी ताकत बना। कहती हैं कि अगर शायद नॉर्मल होती सबकी तरह तो इतना काम नहीं कर पाती और लोगों की मदद नहीं कर पाती। इस वक्त जो है मरियम नामी जो हमारे साथ आज मेहमान है, हमारी मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है, लोगों की मदद कर रही हैं, एक समाजी इदारा चला रही हैं, मुश्किल में फंसे लोगों की करना अब इनका मकसद है। इस पूरे सफर पर इनका जिंदगी कैसे गुजर रही है, आगे क्या इस सफर को लेके प्लान्स हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समाजी कारकुन मरियम जान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? हमारे अब शहर से आप मुखातिब हैं इस वक्त। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हमें अपने सफर के बारे में बताएं कि क्या ये जो हमने बातें की हैं वो सच है कि आप ये कहती हैं कि अगर मेरा कद सबकी तरह नॉर्मल होता तो शायद मैं इतनी खिदमत और इतना काम नहीं कर पाती जिस तरह मैं आज कर पाती हूँ। प्लीज बताइए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैं 7 ईयर से वॉलंटियर वर्क कर रही हूँ, और जब से मुझे अपनी हाइट का पता चला था, मैं 9th क्लास में थी, कि मेरी हाइट नहीं बढ़ सकती, तब से मैंने सोचा था कि मैंने कुछ करना उन लोगों के लिए जो मुझ जैसे, ताकि वो लोग मतलब डीमोटिवेट ना हो, ना डिग्रेड फील करें खुद को। क्यों? और मुझे ये सारी मोटिवेशन अपने घर से मिली। क्यों? क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर थी, वो एपिलेप्सी थी, तो मेरी मामा ने हम लोगों का एक इन्वायरमेंट ही ऐसा बनाया हुआ था, वो खुद भी साइलेंटली वर्क करती थी, तो मुझे उनको भी देख के वो मतलब जज्बा मेरा मतलब ज़्यादा होता था कि मैंने करना है, कुछ करना है, अपने जैसे लोगों के लिए कुछ करना है। तो जब मुझे अपनी हाइट का पता चला तो मैंने कहा कि अब मैंने ना रुकना नहीं है, मैंने आगे बढ़ना है। क्योंकि मुझे मेरे डॉक्टर ने कहा था, बेटा एक बात याद रखना, इंसान की टांगे नहीं दिमाग बड़ा होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 ईयर से वॉलंटियर वर्क कर रही हूँ, नेशनली और इंटरनेशनली भी। जी। और इसके अलावा मेरी और क्या फर्क पड़ता है इससे कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जिस तरीके से मेहनत कर रही हैं, इंसानियत की खिदमत कर रही हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये तो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। तो मरियम, आपने मुख्तलिफ समाजी इदारों में काम भी किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा तजुर्बा रहा आपका?
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लाइक बहुत ज़्यादा। उन्होंने मुझे मोरली भी सपोर्ट किया, हर लिहाज से मेरे साथ खड़े होना, मतलब मेरे हर डिसीजन को उन्होंने कहा जस्ट गो अहेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक मेरे जो 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे कहीं पे भी मतलब बुरे लोग मिले नहीं, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग मिले जिन्होंने मतलब मेरा हर तरह से साथ दिया। बिल्कुल। तो मरियम, लाइफ ऑफ गिविंग जो आपका एक इदारा है, अपने इदारे के बारे में बताएं, कैसे ख्याल आया और आप लोग किस हवाले से, किस एरिया में सबसे ज्यादा काम करते हैं? लाइफ ऑफ गिविंग का जो ख्याल था वो ये था कि अब मैंने लोगों के साथ तो काम कर लिया, क्यों ना मैं अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं और अपने मतलब खुद उसको चलाऊं और अपने जैसे लोगों के लिए काम करूं। मेरा जो मेन पर्पस था कि मैंने अपने जैसे लोगों के लिए काम करना है, डिफरेंटली एबल लोगों के लिए, ऑर्फन्स के लिए और ट्रांसजेंडर्स के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड सोसाइटी है, बहुत ज़्यादा लोग इनको निगलेक्ट करते थे। तो मैं चाह रही थी कि सबको एक्सेप्टेंस मिले, एक ही प्लेटफॉर्म पे आके हर किसी को एक्सेप्टेंस मिले, तो हम लोग करें। मतलब इस टाइम पे मैं उन लोगों के साथ काम कर रही हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ आगे भी काम किया, थैलेसीमिया के बच्चों के लिए मैंने काम किया है, और अब मैं इस टाइम पे फ्लड के लिए काम करी, फ्लड वाले विक्टिम्स के लिए काम करी। मैं रिसेंटली अभी रुझान से वापस आई हूँ 3 दिन पहले, तो अब मैं नेक्स्ट वीक तक जा रही हूँ फ्लड विक्टिम्स के लिए, उनके लिए मैंने काफ़ी कुछ इकट्ठा किया हुआ है। तो मेरे लिए मतलब सोशल वर्क एक पैशन और लाइफ ऑफ गिविंग इज क्लोज टू माई हार्ट। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में यहाँ पर हमें डिसेबल्ड तो कहने नहीं ना चाहिए, ये तो डिफरेंटली एबल्ड हैं आप लोग, बल्कि आप लोगों के अंदर कुछ ज़्यादा ही ऐसी खासियत है कि आप लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं कि इंसानियत की खिदमत भी करें, जो लोग मुश्किलात में हैं उनकी मदद भी करें। जैसे कि आप जिक्र भी कर रही हैं सैलाब ज़दगान का और सैलाब मुतासरीन का, आप उनकी हेल्प के लिए भी खुद से गई हैं क्या? आपने वहाँ मनाजिर देखे, फिर किस तरीके से उनको हेल्प आउट करने की कोशिश कर रही हैं आप मरियम? मैं वहाँ पे खुद गई थी, मैं अपनी टीम के साथ खुद गई थी। मैंने वहाँ पे जाके बोट के थ्रू भी उनका पूरा एरिया मतलब देखा कि जहाँ पे घर पूरे डूबे हुए। मैं उनके लोगों से भी मिली, उनकी औरतों से भी मिली, मैं स्पेशली खुद जाके मिली। हम लोगों ने एक पूरा दिन वहाँ पे गुजारा था, मैं उनसे खुद जाके मिली। टीवी वगैरह पे तो बहुत कुछ नजर आया, लेकिन वहाँ पे जाके जो सिचुएशन है, इवन तो वहाँ पे जाने का रास्ता भी नहीं है, वहाँ पे रोड टूटे हुए, छोटे रोड से हम लोगों को जाना पड़ा था। लेकिन जो बिल्कुल, तो मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे वर्स्ट कंडीशन है। तो ये मतलब मैं ये नहीं समझती कि एक टाइम अगर हम उनकी हेल्प कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा कि हम उनकी हेल्प करें और मतलब उनको सपोर्ट करें, ताकि वो लोग दोबारा उस अपनी ज़िंदगी में वापस आ सकें, जो उन पे इस टाइम पे आजमाइश आई हुई है वो उसको ख़त्म हो जाए वो। तो मैं मतलब मैं सबसे पहले तो उन लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे मतलब डोनेशन वगैरह दी, जिसकी वजह से मैं गई, उनकी हेल्प की मैंने। तो मैं सबका मतलब बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, तो मैं इस तरह इंसानियत की खिदमत करती हूँ। So sweet. मरियम जान, आप तो पाकिस्तान की भी जान हैं और इस तरह जितना आप काम कर रही हैं, आप आन भी हैं और शान भी हैं। तो बहुत शुक्रिया, आपने जो है हमें वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम में आई और बहुत अच्छा काम करी। अल्लाह ताला आपका बहुत बहुत हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। डू रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स एंड कीप शाइनिंग गर्ल। तो ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर सबसे पाकिस्तान में शाज़िब और माया को एक छोटे से वक्फे की दीजिए इजाज़त, क्योंकि बहुत सारी खबरें जो हम आपके लिए रेडी करेंगे, तो प्लीज़ डू स्टे विद अस। बैक आप देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाज़िब अहमद के साथ। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और अब आपको खास तौर पर कुछ हम बात करेंगे, जैसे कि जिक्र हो भी रहा था पहले सैलाब के हवाले से और सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताएं कि चारसद्दा और मेहमन के संगम पर वाक़ एक तारीखी किला है जो सैलाब से मुतासर क्या हुआ, सैलाब की नजर हो गया और इस किले के अब सिर्फ आसार ही मौजूद हैं। 92 न्यूज़ के रिपोर्टर हैं जीशान काकाखेल, वो इस किले पर मौजूद हैं, इस हवाले से अपडेट भी कर रहे हैं, उनसे हम जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी जीशान, बताइएगा।
कि बेरहम मौजों ने ज़िला चारसदा का तारीख़ी किला मुंडा किला को भी नहीं बख्शा। 1837 में कायम होने वाला किला भी सैलाबी पानी में बह गया है। आधा हिस्सा जो है वो रह गया है, आधा हिस्सा उसमें चला गया है। खिड़कियाँ, कई फुट चौड़ी दीवारें, कीमती ईंट है वो भी पानी में बह गया है। आधा किला जो रह गया है वो भी अब गिरने वाला है क्योंकि उसके दीवारों में क्रैक्स पड़ गए हैं, उससे ईंटें गिर रही है। और जो पुलिस FC के जो एहलकार है वो ड्यूटी पर अंजाम दे रहे हैं, वो भी इस किले को खाली करके बाहर चले गए। जो मकामी लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि ये एक तारीख़ी विरसा है, हुकूमत को चाहिए कि इसका की बर वक्त मुरम्मत करे क्योंकि ये किला ज़ाया होने वाला है और अगर अब भी इस पर तवज्जो न दी गई तो ये किला जो है ख़त्म हो जाएगा। ये ज़िला चारसदा का आखिरी गाँव है, इसके बाद ज़िला ममन शुरू हो जाता है। और जब सैलाब आया, दरियाए स्वात की जो बेरहम मौजें थी और लहरें थी, उन्होंने पहले इसको हिट किया और इसको हिट करते ही इसको अपने साथ बहाकर ले गया है। अब ये खंडर का मंजर पेश कर रहा है ये किला और ये जो है तवज्जो तलब है और अगर इस पर बर वक्त तवज्जो न दी गई तो ये भी ज़ाया हो जाएगा। बहुत जी शुक्रिया जिशान खेल, आपने जिस तरीके से अपडेट दी, वाकई देखकर बेरहम मौजों ने जो इस वक्त इस किले का हाल हुआ है और जो बचा हुआ है वो भी जो है इस वक्त खस्ता हाल है और उसका नहीं पता वो कब तक जो है वो गिर जाएगी। सिचुएशन ये यहाँ से थोड़ी आगे बढ़ेगी। जो इस वक्त अगर हम बात करें मंचर झील के हवाले से, परसों तक की खबर ये आ रही थी कि वहां पर जो बदस्तूर इस तरह पानी बढ़ने का जो खतरा था, पानी आने का खतरा था, वो अभी तक मौजूद है। बंद किसी भी वक्त टूटने का खतरा है। साथ में दादू और सेवन की तरफ जो पानी आने का डर है उसकी वजह से बीच में जो है झील को बाग यूसुफ के मकाम पर कट लगा दिया गया। पानी तेजी से आबादी की जानिब बढ़ रहा है, ये बताया जा रहा है। जाफराबाद समेत 5 यूसीज डूब जाएंगी, ये कहा जा रहा है। खैर, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का आबाई गाँव भी मुतासर होगा इससे और इसके साथ साथ जो वज़ीर इत्तलात हैं सिंध शर्जील मेमन साहब, वो ये कह रहे हैं कि सेवन और दादू और भान को बचाने के लिए मुश्किल फैसला किया है। 1.25 लाख आबादी को नकल मकानी करानी है जो कि अब वो करा रहे हैं और तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है क्योंकि जो खतरा इससे जाहिर किया जा रहा है उसमें यह खदशा जाहिर भी किया जा रहा है कि अगर 1.25 लाख लोग मुतासर होंगे, 1.25 लाख की आबादी मुतासर होगी तो फिर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त लोगों की वहाँ पर ज़रूरत है कि उनको खासतौर पर वहाँ से नकल मकानी कराई जाए, वहाँ से निकाला जाए। अगर वैक्यूएट वो नहीं किए जाते तो उनको बड़ा नुकसान पहुँच सकता है। और वैक्यूएशन तो होगी, फिर उनको कहीं और सिचुएट करना, उनको प्लेस करना, वहाँ पर उनको एग्जैक्टली उनको बेसिक्स देना, उनको राशन देना, उनको वहां पर कुछ अरसे के लिए, जब तक ये खतरा नहीं टलता वहां पर वो आबाद होंगे थोड़े अरसे के लिए। यह आसान काम नहीं है। 1.25 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। इस वक्त जिस तरीके से पूरा पाकिस्तान जिस चैलेंज से गुजर रहा है, हम बात करते हैं अगर अप नॉर्थ से लेकर तो हैदराबाद तक पानी ही पानी है, हर जगह झील का मंजर जो है। अच्छा, प्रॉब्लम भी इस दफा यही हुआ है कि सदर्न पंजाब हो, सिंध का तकरीबन 80% इलाका हो, 85% इलाका हो जो इससे सैलाब से मुतासर हुआ है, उन लोगों को मुंतकिल कर कहाँ ले जाया जाए, नकल मकानी करके वो लोग कहाँ जाएं? कोई ऐसी पॉसिबल जगह नहीं है जहाँ पर उनको मुंतकिल किया जाए। लेकिन इस वक्त इसकी अपडेट भी हम हासिल कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदा हैं 92 न्यूज़ के वकास, वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। वकास, आप बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला सक्खर में, जहां आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान भी मुतासर अजला का दौरा करेंगे, रिलीफ कैंपों का दौरा करेंगे और मुतासरीन में इमदाद तकसीम करेंगे। सिंध में सैलाबी सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त जब सबसे ज़्यादा जो ख़तरे के निशान पर हैं वो ज़िला दादू की मुख्तलिफ तहसीलें खैरपुर, नातन शाह, मेहड़, दादू और उसके अलावा सेवन का कुछ इलाका है। चूँकि मंचर झील इस वक्त ओवरफ्लो हो रही है और उनके जो आबादियों को बचाने के लिए कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं। चंद आबादियों को ज़रूर उस पर बरसाती जो ज़ेरे आब आएंगी, ताहम इस वक्त जो सिंध में अगर बरसाती पानी और सैलाब की बात की जाए तो मजमूई तौर पर इस वक्त सिंध भर में करीबन 7 लाख ख़ानदान जो है वो इस सैलाबी सूरत हाल से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। करीबन 8 लाख घर जो है वो जुज़वी तौर पर या मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुके हैं। बड़ी तादाद में लोग रिलीफ कैंपों में मौजूद हैं। उससे बड़ी तादाद जो है वो करीबन 6 लाख अफराद ऐसे हैं जो कि अपने अपने शहरों में सड़क किनारे और आबाद हैं। इस वक्त मटियारी की बात करें, ज़िला नवाबशाह की बात करें, सक्खर, दादू, खैरपुर, मेहड़,
कंबर शहदाद कोट बिलखुसूस सबसे ज़्यादा मुतासिर है। एक चीज़ इसमें जो इस दफ़ा जो सैलाबी सूरत हाल हुई है और जो नुकसानात हुए उसमें दो बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। एक ये कि दरिया के सैलाब ने इतना बड़ा नुकसान नहीं दिया जितना बारिशों के बाद जो सैलाबी सूरत हाल हुई जितना बारिश ने दिया। वकास साहब आपके पीछे जो खवातीन का एक रश हुजूम नजर आ रहा है, उन्होंने हवा में अपने शनाख्ती कार्ड जो हैं वो बुलंद किए हुए हैं, तो इनका अभी क्या आपसे क्या कम्युनिकेशन हुई है, जरा वो प्लीज शेयर कीजिएगा। जी अच्छा, ये जो हज़ारों खवातीन इस वक्त सक्खर के एक रिलीफ कैंप में मौजूद हैं, जहां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का भी एक आर्जी दफ्तर कायम किए गए जहां से इमदाद दी जाती है। ये तमाम खवातीन जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड थी और इन खवातीन को माहाना वो इमदाद मिलती थी, लेकिन अब जो सैलाब में जिनके घर गिर उनका इन खवातीन का ये कहना है कि उस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कार्ड में इनके लिए इमदाद नहीं आ रही है। जो विफाकी हुकूमत ने 25,000 रुपये सैलाब मुतासरीन के लिए ऐलान किया वो इन खानदानों को नहीं मिल रही है। चूँकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तरीक़ा कार भी बड़ा पेचीदा है और उसके अंदर तकनीकी नकाइस भी हैं। इसकी वजह से हज़ारों खवातीन ऐसी हैं जो कि इमदाद के लिए आती हैं, लेकिन उनके शनाख्ती कार्ड नंबर जब चेक किए जाते हैं तो वो उसमें जो सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद दी जा रही है उसमें उनका नाम नहीं आता। ये सूरत हाल सिर्फ एक सक्खर की नहीं है, सिंध के हर ज़िले में ये हालात हैं कि कोई तरीक़ेकार, एक मुरवजा तरीक़ेकार नहीं बताया गया। और ख़ास तौर पे ये शिकायत भी आम है कि जिन खवातीन को इमदाद मिल रही है, जो रजिस्टर्ड हैं, उनके खवातीन के पैसे बासर अफराद ले लेते हैं, उनसे शनाख्ती कार्ड ले लिए जाते हैं और 25,000 रुपये की विफाकी हुकूमत की इमदाद के नाम पर उनमें से बेशतर को जो है वो रकम 15,000, 20,000 और जो है वो कहीं कहीं जो है वो 10,000 रुपये इमदाद दी जा रही है। जबकि कुछ इलाकों में इमदाद बज़ाहिर उनको पूरी मिलती है, लेकिन उनसे फिर जो है उनके बड़े जो बासर अफराद इलाके के हैं वो डिडक्ट कर लेते हैं। यहाँ खवातीन के जो यहाँ जमा हुई हैं इनमें से बेशतर जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो सैलाब मुतासरीन के लिए हुकूमत ने ऐलान किया है 25,000 रुपये फ़ी खानदान, उसमें रजिस्टर्ड नहीं है और इस तकनीकी वजह के बिना पर यहाँ से इनको वापस किया जाता है और ये फिर एहतजाज करती हैं। जो लोग जिनको इस इमदाद की रकम मिल रही है उनके लिए तरीक़ेकार जो वज़ा किया गया है वो 8171 पर मैसेज भेजते हैं और उसके बाद उनको एक जो तस्दीकी पैगाम मौसूल होता है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत। अब जिनको मौसूल नहीं हो रहा है या जिनको तरीक़ेकार का इल्म नहीं है वो सब लोग जो है वो परेशान हैं। रोज़ खवातीन जो अपने कैंप से ये जो आप बता रहे हैं इतना पेचीदा तरीक़ेकार है ये जिसके ज़रिए ये पैसे वसूल किए जा सकते हैं। और जिन खवातीन का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ इलाकों के मुतासरीन लोग हैं और इनके लिए मेरे ख्याल में इतना आसान नहीं है कि मैसेज भी कर दें, उनको टाइमली हर चीज़ मिल भी जाए। ऐसे में आपकी जो इनसे बात हुई है उन्होंने क्या बताया अब तक आपको, कितनी खवातीन को पैसे मिले हैं या किसी को भी नहीं मिल सके? देखिए, हर जिले में इस वक्त जो है ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत एक कैंप कायम किए गए। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला जो इस वक्त इमदादी से रकम की तकसीम में है वो यह है कि जो अब इस वक्त ज़िला सक्खर में जिला जैकबाबाद, शिकारपुर, कंबर शहदाद कोट, खैरपुर के मुतासरीन भी मौजूद हैं। किसी के शनाख्ती कार्ड नहीं है, किसी के पास शनाख्ती कार्ड जो ओरिजिनल है वो गुम हो चुका है, किसी के पास कोई और मसाइल हैं, लेकिन अब वो अपने अपने देहात में अगर वापस जाते हैं तो उसके मजीद अखराजात होंगे। वो एक अलग पेचीदा तरीका है। जबकि इस वक्त हज़ारों खानदान ऐसे हैं जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड वकास, ऐसे में तो सैलाब में लोगों के पूरे घर बह गए हैं, वहाँ पर वो अपना सामान कैसे संभालें, वो अपना पूरा डाटा कैसे मेंटेन करें, वो किस तरीके से उनसे कांटेक्ट करें कि वो कैंप्स पर जाके उनको तमाम डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर दें, उनको उनके पूरे तरीक़ेकार पर भी उतरे। ये तो पॉसिबल नहीं है। ये तो मेरे ख्याल में इंतजामिया को इस वक्त देखना पड़ेगा, हुकूमत को देखना पड़ेगा उनको किस तरीके से फैसिलिटेट करना है। जी बिल्कुल, यही एक मसला है कि अगर ज़िले इंतज़ामिया इन रिलीफ कैंपों में मुरवजा तरीक़ेकार के मुताबिक अगर प्रॉपर तरीके से इनके लिए इमदाद की तकसीम का तरीक़ेकार बनाती और इनको वो करती तो इसको ये इतने मसाइल ना होते। और इसमें से कुछ लोग जो कि अहल नहीं हैं वो भी इसमें आ रहे हैं और उनके मसाइल अपनी जगह पर हैं। इस हुकूमत ने कोई तरीक़ेकार अपनाया नहीं है। नादरा की मोबाइल वैन बिल्कुल मसाइल सबकी अपनी जगह है, लेकिन बेहतर तरीक़ेकार इंतज़ामिया को बनाना चाहिए ताकि सब एटलीस्ट उनको फैसिलिटेट किया जा सके, उन तक इमदाद पहुंचाई जा सके, जो कि ऐलान किया गया है। बहुत शुक्रिया वकास बाकिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे और जिस तरीके से हम सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर लोग बड़े परेशान हैं। शाजिब, मैं देख कर ना बड़ा मुझे दुख हो रहा था इस तरीके से लोग परेशान है। कोई ना इस कैफियत में हो, हम तो वही वाली बात है कि ये वक्त हम पर भी आ सकता है।
और हमारी तरफ भी अगर इस तरह अभी स्पेल शुरू हो चुका है, इस्लामाबाद अप नॉर्थ में दूसरा स्पेल शुरू हो चुका है जो कि 4 तारीख से 7 तारीख तक का है। अभी और भी चैलेंजेस बाकी हैं। जिस तरह लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं, स्पेशली द NGOs जो काम कर रही हैं, जिस तरह काम कर रही हैं, जिस तरह वो इमदाद पहुंचा रहे हैं और जिस तरह खिदमात कर रहे हैं, मेरे पास वाकई में अल्फाज नहीं है। सलाम है उनको, दुआएं उनके लिए ढेरों, और हर शहरी जो इस वक्त महफूज मकाम पर अपनों के साथ मौजूद है वो इन इदारों को, ऐसे काम करने वाले इंडिविजुअल्स को, ऐसे ग्रुप्स को ढेरों दुआएं जो है वो दे रहा है। और बिल्कुल आज हम खासतौर पर जिंदगी बचाने के लिए समाजी इदारा जो कि भरपूर काम कर रहा है, खासतौर पर हम हमेशा हमको देखते हैं कोई भी पाकिस्तान में किसी किस्म की भी कुदरती आफत हो, कोई प्रॉब्लम हो, वो पेश होते हैं। उनके जो मुख्तलिफ रजाकार हैं वो मैदान में उतरते हैं, लोगों की मदद करते हैं, इंसानियत की खिदमत करते हैं। इस वक्त हम आज बात कर रहे हैं खासतौर पर अल-खिदमत की। अल-खिदमत फाउंडेशन से पूरी कोशिश कर रही है सैलाब मुतासरीन तक पहुंचने की, उन तक इमदाद पहुंचाने की, उन तक राशन पहुंचाने की, उनको फैसिलिटेट करने की, उनको मुंतकिल करने की मुख्तलिफ जो सेफ प्लेसेस हैं वहां पर खासतौर पर। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि टेंट की फरामी हो या दीगर सामान हो, कपड़े पहुंचाना हो, रेस्क्यू ऑपरेशन हो, अल-खिदमत फाउंडेशन से पूरी कोशिश कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बगैर टाइम जाया किए हम उनसे बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है नाइब सदर अल-खिदमत इंजीनियर फारूक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो बहुत सारी दुआएं और काबिल तहसीन है जो काम आप कर रहे हैं, इसमें कोई आपको झगो छुपे की गुंजाइश ही नहीं है। जो काम कर रहे हैं वो तो अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल करूंगी, जब से सैलाब आया है अब तक कितने अफराद की मदद अल-खिदमत कर चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो सैलाब की कैफियत पूरे पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है, लेकिन ख़ास तौर पर सिंध जो हमारा बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड है। और सैलाब हम वैसे पहले सुनते थे कि सैलाब आता है, लेकिन ये पूरा डिज़ास्टर है, इसमें पूरा पाकिस्तान ही, सिर्फ पंजाब का कुछ हिस्सा बाकी बचा है, लेकिन उसके अलावा पूरा पाकिस्तान इसके अंदर, बलूचिस्तान हो गया, KPK हो गया, सिंध हो गया, वो सारा इससे मुतासिर है। अल-खिदमत फाउंडेशन ने कोशिश की है कि पूरे पाकिस्तान में जो लोग भी इससे अफेक्टेड हैं उनको जहाँ जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उन तक पहुँचाई भी जाए। ऐसे फर्स्ट फेज़ के अंदर तो हमारा ये था कि सैलाब आ रहा था और रेस्क्यू की पोजीशन थी कि लोग जो फंसते जा रहे थे उनको निकालना था। अच्छा, हमारे इस सैलाब के अंदर ये भी हुआ कि मानसून एक तो बहुत जल्दी आ गया और दूसरा ये कि लोगों को पता नहीं लगा कि सैलाब आ गया है। मीडिया की भी तवज्जो कहीं और थी और मीडिया जो है उसको उस तरह नहीं दिखा सका। तो 22-23 तारीख के बाद जब सिराजुल हक साहब ने सिंध का और पंजाब का और बलूचिस्तान का दौरा किया है, उसके बाद मेन स्ट्रीम जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने इस तरफ तवज्जो भी दी और मीडिया भी हमारा इस तरफ आया, लेकिन उस वक्त तक पानी बहुत आगे पहुँच चुका था। अल-खिदमत फाउंडेशन ने उसी वक्त से कोशिश की कि हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो पूरे पाकिस्तान के हर गाँव के अंदर मौजूद हैं। जैसे ऐसी कोई चीज़ आती है तो हम अल्लाह का शुक्र है कि हमें वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं लोग, हमारे लोग खुद ब खुद इस काम को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। इसलिए पूरे पाकिस्तान में आप KPK के दीड़ से लेके और हमारे सिंध के भी आखिरी कोने तक और बलूचिस्तान के अंदर भी जहाँ पे भी हमसे जो हो सका है हमने कोशिश की है कि अल-खिदमत फाउंडेशन उन लोगों तक पहुँचे। इस वक्त तकरीबन 3 करोड़ लोग पाकिस्तान के ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं इससे, जो उनके घर बार तबाह हो गए हैं, जिनका पूरी मईशत अगले 10 साल की तबाह हो गई है, कि जो उनके मवेशी थे जिनके वजह से वो काम किया करते थे और जो उनकी ज़मीनें थी, एग्रीकल्चर जो था वो भी सारा तबाह हो गया। यानी अगर आप सिंध के अंदर कहीं पर भी सफ़र कर लें, किसी सड़क पर भी सफ़र कर लें तो आपको दोनों तरफ पानी पानी नज़र आएगा और सड़कों के ऊपर ही बहुत सारी जगहों पर जो है पानी, आबादियों के इलाके झील का मंजर पेश कर रहे हैं। और अब ये नया, यानी कि वो तो एक हम रेस्क्यू पोजीशन से निकल गए थे, अब रिलीफ की तरफ आ गए थे, लेकिन अब जो मंचर झील का वाकया है इसके बाद फिर दोबारा एक रेस्क्यू की पोजीशन है कि जो लोग इसकी वजह से फंस जाएंगे उनको वहाँ से जो है वो निकालना है। किस तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है अल-खिदमत की जानिब? देखिए, रेस्क्यू का मसला ये होता है कि रेस्क्यू कोई वैसे नहीं पता होता है कि किस टाइम पे किसकी ज़रूरत पड़ जाएगी। मतलब मिसाल के तौर पर हमने KPK में देखा कि वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ पे जब पानी आता है तो एकदम आता है और निकल जाता है, वहाँ में पानी मौजूद नहीं है, जो जिसने तबाही मचानी थी वो निकल गई है। और वो लेकिन जो लोग उसमें फंस गए थे उस टाइम उसकी ज़रूरत थी कि फ़ौरन उसको रेस्क्यू कर लिया जाए, लोगों की जानें जो है बचा ली जाए। अब ये सारा जो इसका ज़ोर है वो सारा मैदानी इलाकों के अंदर है, ख़ासतौर पंजाब में और हमारे सिंध के अंदर जहाँ पे एक बहुत बड़ा रेला गुजरना है। अब उसके अंदर जो लोग फंस जाते हैं उसमें बहुत सारा मसला तो हमारा है कि हम पूरी एज ए कौम जो है वो उस तरह ऑर्गेनाइज नहीं है। मतलब कि जिन लोगों को कहा जाता है कि आप यहाँ से निकल जाएं वो वहाँ से निकलने को तैयार नहीं है और उसके बाद जब फंस जाते हैं तो फिर उनको निकालना पड़ता है। और जो लोग वहाँ से निकले हुए हैं वो समझते हैं कि हमारे घर हैं तो वो वहाँ पे जाना शुरू हो जाते हैं, उनको रोका भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो जाते हैं और फंस जाते हैं, फिर उनको निकालना एक मसला होता है। फिर जानवर हैं बहुत सारे जो फंस गए हैं, लोगों के पूरी मैशत ही हमारे, क्योंकि हमारा मुल्क की एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक का है और हमारी कोई 50-60% जो आबादी है वो उसी के ऊपर रिलाय करती है, तो हमने उसको भी जो है वो सेव करना था। तो वो भी एक बहरहाल काम था कि जिसको हमने किया है। अब जो हमारा काम है पूरे पाकिस्तान में जो लोग उससे कुछ बच गए हैं उनका काम ये था कि वो उनकी कोई हेल्प कर लें।
तो अलखिदमत फाउंडेशन ने ये कोशिश की है कि जितनी भी और NGOs हैं उनके साथ भी मीटिंग करके और हम मिल के, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई एक दूसरे से मुकाबला है, बल्कि सब मिल के बहुत सारी कोलैबोरेट करके और सबको मिल के, हमारे पास जो हमारी स्ट्रेंथ है वो ये है कि हमारा हर जगह पर वॉलंटियर मौजूद है। मतलब यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में किसी पे भी गांव पे कहेंगे तो वहाँ पे हमारा वॉलंटियर मौजूद है, और वहाँ पे अगर आप उसको चीज़ पहुँचा देते हैं तो वो आम लोगों से जो है वो इसका इंटरेक्शन है। इसलिए इन सब की जितनी भी NGOs हैं उनके कोई ना कोई स्ट्रेंथ मौजूद है, और हम जब सब मिलके इंशाल्लाह इस चीज़ को करेंगे तो हम बेहतर अंदाज में कर लेंगे। अच्छा, हमारे साथ एक और चीज़ भी है कि जो हम रिलीफ का काम कर रहे होते हैं तो हर किसी का शौक होता है कि जी मैं खुद जाके रिलीफ का काम करूँ। ये होता है उसकी वजह से अच्छी चीज़ भी है कि हमारी कौम के अंदर जज्बा मौजूद है, लेकिन ये इस वजह से और भी कई मसाइल शुरू हो जाते हैं। मतलब आपकी जो जिम्मेदारी है, मतलब मिसाल के तौर पर खिदमत में अगर मैं हूँ तो अगर मैं भी चाहूँ कि जी मैं भी वहीं पर पहुँच जाऊँ जहाँ के बाकी लोग काम कर रहे हैं, इक्विपमेंट की बात भी है ना, इक्विपमेंट भी है, वहाँ पर नहीं पहुँच सकता जहाँ पर आप लोग पहुँच सकते। जी जी जी, और फिर जिम्मेदारी भी है, मतलब जो मुझे लगाई गई है कि जी वह फंड जमा करना है या बाकी चीज़ें करके आने पहुँचाना है, तो मुझे उसी पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे बाद लोग ये कि कराची से जमा करते हैं, खुद ही चले जाते हैं और वहाँ पे जाके वो लुट भी जाते हैं बाज़ों का, तो सही फर्द तक पहुँचा भी नहीं पाते। अलखिदमत को उस वक्त चैलेंजेस क्या है, खासतौर पर आप जैसे अभी बता रहे हैं कि दोबारा से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है, फिर रिलीफ ऑपरेशन भी आप लोगों का चल रहा है, इस वक्त अलखिदमत फाउंडेशन को किन चैलेंजेस का सामना है? देखिए, अलखिदमत फाउंडेशन जो है वो भी ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, और ये पूरे पाकिस्तान के लिए चैलेंज है कि सैलाब से जो है हमारे लोगों को जो है बचा लिया जाए। तो हम भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए एक तो फंड्स की ज़रूरत है, टेंट्स की ज़रूरत है, वहाँ पर खाने की खुश्क राशन की ज़रूरत है। अब ये भी लोगों को समझना चाहिए कि हम सिर्फ कपड़ों की वहाँ पे ज़रूरत है या खुश्क राशन की वहाँ पे ज़रूरत है, या सिर्फ पैसों की वहाँ पे ज़रूरत है कि वहीं से हम कोई चीज़ लेके वहाँ पर लोगों तक पहुँचा सकें। इसलिए इससे कोलैबोरेशन बनेगी, एक दूसरे से रब्ता बनेगा, और लोग इंडिविजुअली वहाँ पर पहुँचने के बजाय, ठीक है ना, ये मिल के हम कोई चीज़ करेंगे तो उसके नतीजे हम बेहतर अंदाज में चीज़ें कर सकते हैं। इसलिए ये मीडिया ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, 92 न्यूज़ ने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया है, क्योंकि इसके बगैर जो है वो हम इतना बड़ा ऑपरेशन कर नहीं पाते हैं। यानी जब तक लोगों को बताया ना जाए, दिखाया ना जाए, समझाया ना जाए, यानी कि समझाने का भी, एजुकेट करने का भी लोगों को जो है वो इसके नतीजे में लोग समझते भी हैं, और हम रिलीफ का ऑपरेशन भी बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। और जो लोग चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे, कराची के अंदर बहुत सारे लोग चाहते हैं, उनके लिए भी एक एजुकेशन का भी और उनको समझाने का, समझने का भी बहुत अच्छा ज़रिया हमारा ये बन जाता है। इसलिए अभी हमें जो पूरी कौम से ये हम अपील भी करते हैं और उनको बताते भी हैं कि हमें वहाँ पर भी टेंटों की ज़रूरत है। लोगों के घर तबाह हो गए हैं, इसलिए टेंट के ज़रिए जो है वो हम उनके घर बस्तियाँ बसा रहे हैं, और वहाँ पे आप टेंट देंगे तो हम वहाँ पहुँचा के उनकी बस्तियाँ बसा सकेंगे ताकि वो उसके अंदर रह सकें। इसलिए वहाँ पे आप खाना नहीं बना सकते हैं क्योंकि पानी पानी है हर तरफ। इसलिए वहाँ पर जो है वो पका हुआ राशन के हमने किचन बना दिए हैं मुख्तलिफ जगहों पर, सक्खर के अंदर, सकरन के अंदर, नवाबशाह के अंदर, मोरों के अंदर, कि वहाँ पे हम खाना बनाते हैं और फिर गाड़ियों के ज़रिए जो है वहाँ तक ले जाके लोगों तक जो है पहुँचाते हैं। और बहुत सारे लोग यहीं से बना के भेजते हैं जो वहाँ पे ना पहुँच पाता है और ख़राब भी उसमें हो जाता है। इसलिए खुश राशन की वहाँ पे ज़रूरत है कि जो राशन वहाँ पहुँचता है हम उसको बनाकर लोगों तक जो है वहाँ पर पहुँचा देते हैं। इस तरीके से जो किश्तियाँ हैं, जहाँ पे जो मंछर झील वाला वाक़या है, इस पर तो रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमने भी वहाँ पर कोशिश की है कि जो लोग इमदाद दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उनसे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब कि आपको कोई एक फर्ज जो किश्ती नहीं देता, लेकिन लोग जो पैसे देते हैं उसके जरिए हम किश्ती खरीद के और वहाँ पे लोगों जो है वो। अच्छा, लोग ये सवालात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ फाउंडेशन अलखिदमत खास तौर पर जिस तरह कोशिश कर रही है, ऐसे में लोग फंड्स भी दे रहे हैं, लोग टेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं। आपकी खास तौर पर उनके लिए क्या मैसेज है आपका कि उनको किस तरीके से इमदाद करनी चाहिए ताकि आप लोगों के लिए भी वो एक आसानी हो जाए और जिन लोगों की इमदाद की जा रही है उनके लिए भी वो उतनी ही फायदेमंद साबित हो जितनी उनकी ज़रूरत है? जिस तरह मैंने बताया कि तो टेंटों की बहुत अभी अशद ज़रूरत है, तो उसके लिए टेंट अगर कहीं से अरेंज हो सकते हैं तो आप वो उस पर हमें दें, टेंट्स प्रोवाइड कर दें। और इस तरीके से जो खुश्क राशन है, दवाइयाँ हैं। अच्छा, अब ये को बड़ा मसला बन गया है कि जो लोग बचा लिया है उनके अंदर वबाई अमराज फैल गया है, क्योंकि वहाँ पे उस तरीके से चीज़ें मौजूद ही नहीं है। मतलब कि वो सिर्फ ओपन हर तरफ पानी पानी है और उसके अंदर ही वो अपना खाना भी वहीं पे बना रहे हैं और बाकी चीज़ें वहीं पे कर रहे हैं। उसकी वजह से ये मसाइल भी उनके बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके लिए हमने कोशिश की है कि वहाँ पर मेडिकल कैंप्स किए जाएँ, तो दवाइयों की बहुत अच्छी ज़रूरत है कि वहाँ पहुँचाई जाए। हमारे जो डॉक्टर हैं, पीमा का हमारा इदारा है, अलखिदमत के जो डॉक्टर्स हैं वो सब वहाँ पर पहुँचे हैं। वहाँ पर हमने मेडिकल कैंप्स लगाने शुरू कर दिए हैं। दवाइयाँ आप देंगे तो हम लोगों तक जो है वो दवाइयाँ भी आपकी जो उनकी बीमारियाँ हैं उसके हिसाब से पहुँचाएँगे। इस तरीके से हमने जहाँ पर हमने बस्तियाँ बसा दी हैं, सिर्फ बस्तियाँ हमने नहीं बसाई हैं टेंटों के अंदर, बल्कि हमने वहाँ पर खैमा स्कूल भी बनाए हैं, जाके जो बच्चे वहाँ पर आए हैं सक्खर के अंदर हमने इसको खैमा स्कूल बना दिया है और वहाँ पे अच्छे खासे बच्चे जो पढ़ रहे हैं। इसलिए बहुत सारे पाकिस्तानी कौम को आप देखेंगे तो हर फर्द कुछ ना कुछ करना चाहता है। आप उनको, उन वॉलंटियर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, पूरी कौम को आप लगाएं तो वो इन सब के अंदर आपके साथ जो है वो कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको सही सिप देना
उनको बताना कि आप किस तरीके से लोगों की इमदाद कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे बच्चे पढ़ा सकते हैं, तो हमने सक्खर में जो स्कूल बनाया वो लोगों ने वॉलंटियर किया अपने आप को, वहाँ पे आके पढ़ा रहे हैं और बच्चों। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि अभी तो खैर सैलाब से मुतासर हैं तमाम इलाके, और ये जब पानी निकल जाएगा, अब ये आज के बाद 2 माह लग जाए, 3 माह लग जाए, 1.5 माह लग जाए, निकलने के बाद लोग जो बेघर हो चुके हैं, जिनके घर बह चुके हैं, क्या अल-खिदमत फाउंडेशन उनके लिए भी काम कर रही है कि उनके घरों को दोबारा तामीर किया जाए और उनको दोबारा से बहाल किया जाए, ताकि उनकी जो ज़मीनें उन्होंने खो दी हैं, ज़िंदगी भर की उनकी जमा पूंजी थी, उनके मवेशी चले गए हैं इस सैलाब में, तो उनका दोबारा से ज़िंदगी मामूल पर आ सके? जी हाँ, देखिए ये चीज़ें इस तरह चलती हैं, पहले रेस्क्यू होता है, फिर रिलीफ होता है और फिर रिहेबिलिटेशन होती है। तो अभी तो हम रिलीफ की पोजीशन पर हैं, मतलब प्लान आप लोगों का है, तो आएंगे इंशाल्लाह, वो वक्त आएगा तो इंशाल्लाह करेंगे। पहले भी हमने जब ज़लज़ला आया था तो उस लोगों को भी लेकर गए थे, इस तरीके से वहाँ जो बच्चे थे उनकी भी तालीम का हमने इंतजाम किया था। और ये तालीम को हम लोग इस तरह देखते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत अशद ज़रूरत है लोगों को तालीम देने की और बच्चों को ठीक तरबियत देने की, बाकी चीज़ें देने की। हम बाकी चीज़ों पर तो तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पर भी हमें मौका मिला है तो हमने कोशिश की है कि उनको जो जो रिलीफ दे सकें, जो जो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, हम दे सकें। पूरी पाकिस्तानी कौम में कहेगी कि भाई हमने उनके जो बस्तियाँ बसानी, उनके घरों को आबाद करना है, तो हम इंशाल्लाह वो भी पूरा कोशिश करेंगे कि वहाँ मदद कर दें। इसलिए पूरी पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह पहले भी इस तरीके से डिज़ास्टर्स को झेल लिया है और हमने बहुत कोशिश के साथ अपनी पूरी कौम ने मिलकर जो है वो अपने लोगों को रिलीफ भी दिया है, रेस्क्यू भी किया है और रिहेबिलिटेशन भी की है। ज़लज़ला भी एक बहुत बड़ी चीज़ थी और पाकिस्तान के अंदर हर 4-5 साल के बाद कोई बड़ा डिज़ास्टर, छोटी सी चीज़ होती है, बड़ा डिज़ास्टर बन जाता है। तो पाकिस्तानी कौम को आदत भी है इंशाल्लाह हम मिलकर, और हमारी कौम के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है जिसको हम कहते हैं कि यार बड़ी ख़राब है कौम और बाकी मसाइल हैं, लेकिन उसके अंदर, इस कौम के अंदर ये है कि हमें सब लोगों ने जितना हिस्सा डाल सकते हैं, यानी ये कचरा चुनने वाला उसने भी अपना हिस्सा उसके अंदर डाला है, एक पॉलिश करने वाला उसने भी हिस्सा डाला है, और जो बहुत फैक्ट्रियों वाले हैं उन्होंने भी हिस्सा डाला है, बच्चे ने भी जो है वो अपना किरदार अदा किया है। मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाकई में, जब पाकिस्तान के ऊपर कोई भी इस तरह की कोई ऐसी क्लैमिटी आती है, पूरी कौम एक हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला भाई आने के लिए। अल-खिदमत बहुत बड़ा काम कर रहा है और तमाम वो इदारे, इस तरह ने कहा, मिलकर कोलैबोरेटिवली इस वक्त हमें इस वक्त से निकलना है, और एक दफ़ा निकल जाएंगे फिर इंशाल्लाह अच्छे हेल्दी कंपटीशन भी रहेगा, लेकिन इस वक्त में हमें सबको एक होने की जरूरत है। छोटे से वक्फे की दीजिएगा इजाज़त और यहाँ पर वापस आए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाज़िम अहमद के साथ। और प्रोग्राम में हम अक्सर कोशिश करते हैं आपकी बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी करवाते हैं, और ख़ास तौर पर ये भी हम देखते रहते हैं कि कौन गोल्ड मेडल जीत कर आ रहा है, कौन मुख्तलिफ फार्म्स में और मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहा है। हमने आपकी एक कारपेंटर से भी मुलाकात करवाई थी, तो आज हम जो मुलाकात करवा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दौर जदीद में सिनफ़े नाजुक तमाम शोबा ज़िंदगी में काम कर रही हैं आजकल, खासतौर पर बिल्कुल ऐसा ही खवातीन हर शोबे में नजर आ रही हैं, हमें हर शोबे में नजर आ रही है। देखिए बैंकरिंग में भी खवातीन आ गई ना, कितनी बड़ी बात, बहुत अरसा हो गया, बहुत अरसा हो गया जनाब। अभी आपको देखें, शाजिद ने इस तरह बताया कि हमने आपको ये भी दिखाया कि खवातीन जो है वो कारपेंटरी का काम कर रही है, खवातीन जहाज चला रही हैं, खवातीन क्या काम कर रही है। लेकिन ट्रैक्टर क्या चीज है? नहीं, ट्रैक्टर तो छोड़े, आप इनकी उम्र सुने जनाब। 11 साल गुजरांवाला की 11 साल बच्ची ट्रैक्टर चलाकर वालिदैन का सहारा बन गई। मतलब एक 11 साल की बच्ची ट्रैक्टर चला रही है। मैंने आज तक सिर्फ सोचा ही है कि कभी ट्रैक्टर पे चला सकूं, लेकिन ये बच्ची ने तो करके जो है ना नए झंडे गाड़ दिए। 6ठी क्लास की तालिबा नताशा पढ़ाई और घरेलू काम के साथ अपने वालिदैन का हाथ भी बटाती हैं, और नताशा चलाना भी जानती हैं जनाब। क्या बात है। नताशा ने ये करने का क्यों सोचा, और पढ़ाई के साथ साथ वो वालिदैन का जिस तरीके से हाथ बटा रही हैं, वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उन्होंने ये फैसला किया या वालिदैन ने उनको कहा था, ये हम उनसे जानना चाहते हैं। तो हमारे इसी पर हमें ज्वाइन कर लिया है जड़ावाला से नताशा ने। नताशा अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है हमारी, और आपके वालिद साहब भी मेरे ख्याल में आपके साथ हैं। जी अच्छा बच्चे, ये कैसे आपने काम किया और ये आप कैसे ट्रैक्टर चला लेती हैं? मुझे ट्रैक्टर चलाने का शौक था और मेरे पापा ने मुझे ट्रैक्टर काम के लिए मुझे शौक था, और मेरे पापा को बहुत खुशी है। मेरे भाई कोई भाई नहीं था, इसलिए मैंने ट्रैक्टर चलाना सीखा। लेकिन नताशा, छोटी सी उम्र में तो कोशिश होती है कि अपनी पढ़ाई कर लें या खिलौनों से खेल लें। आप इतने बड़े खिलौनों से खेल रही हैं, आप पूरा ट्रैक्टर लेके चल रही हैं, तो ये आपको वालिदैन ने कहा था या आपने खुद फैसला किया कि नहीं, मुझे साथ साथ अपने वालिदैन का हाथ भी बटाना है?
नहीं, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, मैंने खुद सोचा कि मैं ट्रैक्टर चलाकर अपने पापा का सहारा बनूं। इतनी सी उम्र में नताशा आप इतना बड़ा काम कर रही हैं, पढ़ाई करने का दिन होते हैं, गुड़ियों से खेलने का होता है, आपको ट्रैक्टर का शौक पैदा कैसे हुआ और आप क्या क्या कर लेती हैं ट्रैक्टर के साथ? मैं ट्रैक्टर के साथ खेतों में भी काम करवाती हूँ और पापा के साथ खेतों में काम करवाती हूँ, और हम जब काम पर जाते तो पापा के साथ ट्यूबवेल भी चलवाती हूँ। अच्छा, तो आपके पापा का नाम क्या है? अफजल मसीह। असगर साहब, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी सर। जी असगर साहब, आप जरा मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? मुझे बताइएगा, हम माशाल्लाह आपकी बेटी को देख रहे हैं, वो आपके साथ हाथ भी बटाती हैं, ट्रैक्टर भी चलाती हैं, ये सब कुछ जो कर रही हैं, आपको तो बड़ी खुशी होती होगी कि भाई हमारी बेटी माशाल्लाह हर काम में हाथ बटा रही है हमारा। जी सर, बहुत खुशी है कि हमारी बेटी हमारा हाथ बटा रही है, हमें तो बहुत खुशी है, बल्कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। ये स्कूल में भी टाइम दे रही है, घर में भी अपनी मामा के साथ टाइम दे रही है। जी, यानी कि बड़ी आपने कोई शहजादी बेटी जो है ना आपके पास अल्लाह ने आपको अता की है। अच्छा नताशा, ये बताइए आपके ट्रैक्टर को चलाना कैसे होता है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे उसका जो है वो उसकी क्या टेक्निकलिटीज हैं, मैकेनिज्म क्या है, हमें जरा समझाएंगे कि क्या ख्याल करना चाहिए? मुझे बड़ा शौक है ट्रैक्टर चलाने का, मैं मतलब अगर चलाऊं तो किन चीजों का ख्याल रखूं, कैसे स्टार्ट होता है? जरा सिखा दें इनको। हाँ जरा सिखा दो। सबसे पहले गाड़ी में सबसे पहले गाड़ी को चाबी के साथ सलफ लगाते हैं और बाद में चलाते हैं गियरों के साथ। अच्छा, लेकिन नताशा मुझे यहाँ पर बताएं, खेतों में काम करना तो बड़ा मुश्किल होता है, ज़ाहिर है मौसम भी बड़ा सख्ती होती है, और ऐसे में जब बाहर निकलते हैं तो बच्चों को होता है कि इतने थक जाएंगे, फिर हम पढ़ाई कैसे करेंगे, फिर हम अपना खेलेंगे कैसे, तो आप सब कुछ कैसे अपना मैनेज करती हैं? जब सुबह उठती हैं तो आपका रूटीन क्या होता है, सारा दिन आप कैसे गुजारती हैं, जरा हमारे साथ शेयर करें प्लीज। सुबह उठकर मैं स्कूल जाती हूँ, जब स्कूल से वापस आती हूँ तो खाना खाकर पापा के साथ काम करवाने जाती हूँ खेतों में। मेरे वास्ते कोई मसला नहीं। अच्छा, मुझे लगता है तुम सिर्फ ट्रैक्टर ही ज्यादा चलाती हो, बातें बहुत शदीद कम करती हो। हमने इतने लंबे लंबे सवाल किए, तुमने तो छोटे छोटे जवाब। और घर में भी आप इतना ही कम बोलती हैं कि आज हमारे सामने कम बोल रही हैं नताशा। अच्छा ये बताओ नताशा, आपके दोस्त वगैरह हैं और वो देखते हैं आपको ट्रैक्टर चलाते हुए? हाँ, मेरे दोस्त हैं और वो मुझे देखकर बहुत खुश होते हैं, और मेरी दोस्तों को भी बहुत शौक है ट्रैक्टर चलाने का, और वो भी मुझसे कहते हैं हमें भी सिखाओ। नताशा, कभी पापा ने डांटा तो नहीं आपको कि ये क्या कर रही हो, मेरे सारे खेत खराब कर दिए तुमने, तुम ट्रैक्टर सही नहीं चला रही, कभी ऐसा तो नहीं हुआ, कोई डांट तो नहीं पड़ी? अपनी बातें याद आ गई बचपन? शुरू नहीं, शुरू में पापा ने मुझे डांटा था, और अब नहीं डांटती, मुझे पूरा काम आता है इसलिए। अच्छा, पूरा काम आता है। अच्छा, दोस्तों को लेकर कभी सैर पे गई? बड़ा मजा आता है ट्रैक्टर में बैठ कर ना, पूरे इलाके की सैर करना। दोस्तों को सैर कराती हैं आप? हाँ, बड़ी दफा गए हम सब दोस्त। बड़ी दफा कहाँ गए सब दोस्त? खेतों में गए। अच्छा अजरा साहब, आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा जिस तरीके से माशाल्लाह आपकी बेटी जो है वो बड़े हुनर रखती है और माशाल्लाह पढ़ाई भी कर रही है, आपने क्या सोचा था? आपने सोचा था कि आपकी बेटी ये सब कुछ सीख लेगी, या आपने बस सोचा था मैं इसको पढ़ाई करवाऊंगा और कोशिश करूंगा पढ़ा लिखा कर कोई अच्छी वो नौकरी करे या कहीं और जाए, या फिर आपने सोचा था नहीं अगर मैं फार्मिंग करता हूं मेरे साथ भी वो बेटी मेरा हाथ बटाए, फार्मिंग करे और आप सब कुछ उसको सिखाए भी खेती बाड़ी में? सर, ये सब कुछ शौक तो यही था कि ये बच्ची पढ़ लिख जाएगी, इसको किसी नौकरी पे लगवाएंगे, मगर ऐसा शायद ना हो सके। बच्ची का ये शौक है कि मैं अपने पापा का हाथ बटाऊं, तो अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ बहुत ही तावन कर रही है।
नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि वो आपका हाथ भी बटा रही है, खेती बाड़ी में एक पूरा स्किल है, एक पूरा हुनर है जो वो सीख रही हैं। अच्छा, एक बात बताएं, और पढ़ाई भी वो इसमें कर सकती हैं। एग्जैक्टली एक बात बताएं भाई कि आप जिस हम लोग के यहाँ ना बहुत सारे काम खवातीन या बच्चियों को लेकर ना बड़े महदूद हैं कि भाई बच्ची ये कर सकती है, ये नहीं कर सकती। तो जब आपकी बच्ची ट्रैक्टर चला रही है तो आपके आसपास के शहर के लोग, रिश्तेदार, जानने वाले ये नहीं कहा उन्होंने कि बेटी को तुम ये क्या काम करवा रहे हो, ये काम कोई लड़कियों के करने का तोरी है? ऐसा कुछ नहीं हुआ आपके साथ? ऐसा बाजी बहुत कुछ होता है मगर हम किसी की सुनते ही नहीं है। सिर्फ यही है कि बच्ची हमारी काम सीख जाएगी, हमारा हाथ बटाएगी। उम्र के लिहाज से हम तकरीबन इस टाइम 55 साल की उम्र है, तो हो सकता है कि हमारा हाथ बटाए। अगर लोगों की बातों में आ जाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जी क्या बात है, जबरदस्त भाई। आपने यानी कि बहुत सारे माँ बाप को और बच्चियों को उम्मीद दे दी कि भाई बच्चियां हैं तो वो भी ट्रैक्टर चला सकती हैं, वो भी अपने माँ बाप का हाथ बटा सकती हैं। और बस वही वाली बात है कि आपकी इस वक्त मैं ये देख रही हूँ कैफियत, शायद आप जज्बाती भी हो गए हैं, आपकी आंखों से जो है वो शायद आंसू भी बह रहे हैं। उसकी क्या वजह है भाई? कोई वजह नहीं है बहन, सिर्फ ये है कि हमें खुशी है कि हमारी बच्ची इस काबिल हो जाए। जबकि यहाँ तक कि आपके चैनल पे आके बड़ी बात बहुत है, ही अच्छा लगा, कभी सोच नहीं सकते थे। हमें बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मुलाकात करके। बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरीके से अपनी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बेटी को पढ़ाई भी उसकी मुकम्मल हो सके, वो आपके साथ काम भी करे और आप पूरी सोसाइटी को, अपने आसपास के लोगों को बिल्कुल छोड़कर उनको साइड पर रखकर आप ये सोच रहे हैं सिर्फ अपनी बेटी के बारे में। बहुत बड़ी बात है। बहन बेटियां जिनकी होती है ना, अल्लाह ने उनके दिल में ना नरमी बहुत डाल देता है। और शायद यही एक मिसाल मेरे सामने इस वक्त मैं देख रही हूँ फैसलाबाद से जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कि आपकी आवाज़ में जो एक लर्ज़िश आई और आपकी दिल में जो एक नरमी है वो बेटी और बहन वाले ही समझ सकते हैं कि वो क्या है। अल्लाह आपको अपनी बच्ची की बहारें दिखाना और देखना नसीब फरमाए, उसके नसीब अच्छे रखे और उसको कदरदानों में रखे। हमेशा हमारी दुआ है और बहुत सारी दुआएं हैं हम सब के लिए। आप बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे प्रोग्राम में, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत जी नताशा से मुलाकात हो गई और माशाल्लाह हमें बड़ी खुशी हो रही है जिस तरीके से वो आगे बढ़ रही हैं, काम कर रही हैं और वो भी अपने वालिद की एक बहुत बड़ी सपोर्ट है ना, और वालिद को भी उनकी सपोर्ट है और उनको वालिद सपोर्ट है। मैं ना सोच नहीं सकती कि जिस तरह उस बच्ची ने कहा ना मेरा भाई कोई नहीं है इसलिए मैंने जो है ना वो किया, तो एक बाप के लिए, एक माँ के लिए ना वो सेक्रीफाइस भी है, एक बहुत बड़ा कि हम अल्लाह ने कहते हैं माशरा आपको नहीं, आपको सोसाइटल जो आपको चैलेंजेस है ना वो प्रेशर्स नहीं आपको चैनल ने देते कि अच्छा बेटा नहीं है, लेकिन उस बेटी ने बेटा वाला काम करके दिखाया। तो मेरा ख्याल है माँ बाप की वाकई सर फख्र से बुलंद होगा। लेकिन ये बेटियां फख्रे पाकिस्तान हैं और क्योंकि हम बेटियों का जिक्र कर रहे हैं तो एक और स्वात की नन्ही एथलीट हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवानी है। 11 साल आयशा अयाज स्वाति ने थाईलैंड में होने वाले इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में तीसरी बार गोल्ड मेडल जीता है। पहली बार नहीं, 11 साल आई और तीसरी बार जीत लिया है। ये कितनी उम्र से गोल्ड मेडल जीतती आ रही है, हम जानना चाहेंगे इस बेहतरीन कामयाबी पर। उन्होंने हमें ज्वाइन भी किया है, उनसे हम बात भी करते हैं। आयशा अयाज हमारे साथ हैं और उनके वालिद खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो और मुझे बताइएगा कितने राउंड जीतने के बाद ये फाइनल फाइट हुई जो गोल्ड मेडल जीता, किसको शिकस्त दी, जरा पूरी कहानी बताएं ना हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत ज्यादा ठीक हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि सबसे पहले तो मैं आप लोग का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए टाइम निकाला। और मेरी फाइट मलेशिया, फिलिपाइनिया और थाईलैंड के साथ थी, जिनकी मेरे कौम की दुआओं की वजह से मैंने वो फाइट जीत कर अपने मुल्क के लिए मेडल जीता है। और इंशाल्लाह आगे भी मैं मेहनत करूंगी और मेडल जीतूंगी और अपनी कौम के लिए मुबारकबाद पेश करती हूँ। क्या बात है, जबरदस्त भाई, जबरदस्त, तालियां होनी चाहिए। जबरदस्त भाई, ये तो बड़ी जबरदस्त हमारा बच्चा है। ये तो इतनी छोटी सी उम्र में इसने जो है वो इतने बड़े बड़े जो है ना मेडल्स भी जीत लिए और आगे जो है इरादे भी बड़ी जबरदस्त रखती है। मैं वालिद साहब से आपके बात करना चाहूंगी। अयाज भाई, जिस तरीके से माशाल्लाह आपकी बच्ची
हिम्मत भी दिखा रही है इस उम्र में। बहुत कम ऐसी बच्चियां होती हैं, जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हमारी नताशा से मुलाकात हुई जो अपने बाप का सहारा बनी, ट्रैक्टर चला रही है माशाल्लाह। और अब ये देखिए बच्ची हमारे पाकिस्तान के जो है झंडे गाड़ी जगह जगह। कैसा लगता है कि एक बेटी होकर इस तरह के स्पोर्ट में होना और फिर नाम भी रोशन करना? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं 92 न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आयशा को भी सपोर्ट किया, और उसके बाद में पूरे कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इतनी कम उम्र में आयशा ने 4 इंटरनेशनल मेडल लेकर पूरे पाकिस्तान लोग इससे प्यार करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम फेसबुक पर जब देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। जब बाजार में देखते हैं लोग खुशी से मिलते हैं, हर किसी के मोबाइल में आयशा का तस्वीर है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। और इन सारा क्रेडिट जो है कौम को जाता है, पाकिस्तानी कौम को जाता है। आई लव यू पाकिस्तान में हम इन झंडे के लिए निकला है, और इंशाल्लाह जब तक हम में दम है तो हम इस पाकिस्तान को और भी ऊंचा करेंगे इंशाल्लाह। सर आप लोग हीरोज हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान का नाम रोशन होता है दुनिया भर में। अयाज साहब जरा मुझे ये बताएं कि ताइक्वांडो माशाल्लाह आयशा करती हैं, तो ये घर पर भी ताइक्वांडो करती हैं, और ये प्रैक्टिस कब से इन्होंने शुरू की, कितनी उम्र की? अभी इनकी माशाल्लाह सिर्फ 11 साल की उम्र की हैं ये, और अभी से 3 मेडल जीत लिए हैं। कब से ताइक्वांडो कर रही हैं, और क्या आप भी करते रहे माजी में, या ये इन्हीं ने चूज किया था कि भाई मुझे ताइक्वांडो सीखना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं खुद ही ताइक्वांडो का तकरीबन 33 ईयर्स से मैं ताइक्वांडो खेलता हूं, और मैं खुद नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर भी हूं और अभी इंटरनेशनल कोच हूं। तो जब मैं ट्रेनिंग के लिए जाता था तो आयशा मेरे साथ जाती थी 3 साल की उम्र में, क्योंकि आयशा मेरे सबसे बड़ी बच्ची है, पहली बच्ची थी। तो मैं इसको हर जगह ले जाता था। जब मैं ट्रेनिंग करता था ये देखता था, कभी जाता था, कभी चेस गार्ड उठाता था। तो मैंने कहा इसका शुरू कर, इसका बहुत शौक था। फिर ये जब 3 साल थे, उसने मुझे कहा कि मैं इवेंट खेलना चाहता हूँ। जब मैंने इनको चांस दिया, इसने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इवेंट खेला, उसमें एक गोल्ड हो गया। आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रिक्ट लेवल, सूबाई लेवल, नेशनल लेवल, सारे हर जगह पर अल्लाह ताला ने इसको कामयाबी दी। फिर इंटरनेशनल में जब इसका वीजा आया, मैं आया, ये अकेली गई, वहां पर उन्होंने बहुत हलचल मचाया, और वहां भी उन्होंने ब्राउन मेडल जीता, बहुत कंट्री को उन्होंने शिकस्त दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अभी इंटरनेशनल। वाह 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 वाह। तो भाई आयशा ये बताओ, जब मुकाबला कर रही थी तो किस किस कंट्री के जो है वो कंपैरेटर से मुलाकात हुई, किस किस से मुकाबला हुआ, किससे साथ सबसे ज्यादा मुश्किल हुई, और लोगों ने क्या कहा जब जीती? मेरे सब मुकाबला थी, पहले मलेशिया के साथ थी, फिर पाइनिया के साथ थी, और थाईलैंड के साथ थी। और वो तीनों जो है वो टॉप कंट्री थी, उनकी सख्त ट्रेनिंग करते थे। और मेरे पाकिस्तान वाले ने मुझे जो दुआ की वो अल्लाह ताला ने कबूल फरमाए, और मैंने पाकिस्तान के लिए मेडल जीते। और इन सब फाइट मैंने नहीं कर सकती क्योंकि ये टॉप खिलाड़ी थी, ये फाइट मैं नहीं कर सकती, लेकिन दुआ की वजह से मेरे पाँव में दम आ गया और मैंने ये फाइट जीती। और मेरा फाइट मलेशिया। सबसे ज्यादा मुश्किल किसके साथ आई? किस ऑपरेटर ने टफ टाइम दिया? थाईलैंड ने टफ टाइम दिया। अच्छा आयशा मुझे ये बताएं, ये जो ताइक्वांडो है ना, ये माया भी करती रही हैं, थोड़ा बहुत मैं भी करता रहा हूं, और मुझे ये पता है कि इसके लिए बहुत मेहनत चाहिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। इसके लिए बड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है, बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, बहुत सख्त ट्रेनिंग भी होती है, बड़ा डिसिप्लिन भी होता है। उसके बाद आप ताइक्वांडो जो है वो अच्छे से चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। तो आपकी ट्रेनिंग कितनी सख्त थी? कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा यार ये बड़ी सख्त ट्रेनिंग है, मैं छोड़ देती हूँ, मैं नहीं कर रही है? हाँ, मेरे जब कंपटीशन होती है ना तो मैं फिर सख्त ट्रेनिंग करती हूँ, दिन रात मैं सख्त ट्रेनिंग करती हूँ। और जब कंपटीशन नहीं होती तो फिर 2 घंटे टाइम निकालती हूँ ट्रेनिंग के लिए। और जब कंपटीशन होती तो फिर सख्त मेहनत करती हूँ, दिन रात अपने लिए एक करती और फिर सख्त ट्रेनिंग करती ताकि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूँ। तो जब मैंने 2004 मेडल इंटरनेशनल लिए थे ना, तो 2019 में मैंने ब्रॉन्ज मेडल ली, वो मैंने वजीर आजम इमरान खान के नाम की। और 2020 में जो मैंने गोल्ड मेडल लिया वो मैंने अपनी कौम के नाम की। 2021 में कोरोना थी और 2022 में मैंने अपनी कौम को कसम खाई मेरे बाप ने कि इंशाल्लाह मैं आयशा पर गोल्ड मेडल लाऊंगी। और इंशाल्लाह मैंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल ले आया, वो मैंने स्वाद डीसी सर जुनैद खान के नाम की। और सिल्वर मेडल वो मैंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर आतिफ खान के नाम की।
क्या बात है, मुझे वो कराटे किड याद आ गई, ये मूवी ना? जो थी ना जैकी चैन की, हाँ। वो उसमें भी हमें यही मोटिवेशन, बिल्कुल ऐसे यही ही है। डेडिकेशन नजर आ रही थी। बिल्कुल ऐसे भाई, वाह, मुझे तो भाई आयशा के अंदर एक फ्यूचर का जो है वो लीडर नजर आ रहा है अयाज भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर टाइकोंडो करने वाला लीडर हमारा हो गया तो मेरा ख्याल है सारा मुल्क सीधा हो जाएगा। सबको ठीक कर देगी। तो क्या क्या प्लान्स हैं आयशा के आगे मुस्तकबिल में अयाज साहब? ताइक्वांडो तो ये तो बहुत डिसिप्लिन गेम है और पूरी दुनिया में आजकल बहुत टॉप पर जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती ये कि आयशा को वो ट्रेनिंग नहीं मिल रहा जो बाहर कंट्री के बच्चों को मिल रहा है। अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा इस पर फोकस करे तो मुझे 100% यकीन है कि ये 2000 आने वाले 17 साल से बाद जब हो जाएगी ये ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करेंगे, तो इसके लिए ये लाजमी गोल्ड लेंगे। मैं अभी हुकूमत को ये चैलेंज करता हूँ कि इस पर खर्चा करो, अगर इसके अपने लिए ओलंपिक्स का मेडल नहीं लिया तो मैं वो खर्चा डबल दे दूंगा। क्या बात है, देखिए ऐसे बच्चे हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं और वो बगैर किसी सपोर्ट के वो प्रूव कर रहे हैं कि हम गोल्ड मेडल लेकर आ सकते हैं, और ऐसे में हुकूमत को इनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है ताकि ओलंपिक्स में जिस तरीके से ये अपना नाम बना सकते हैं, बल्कि अपना क्या पूरे पाकिस्तान का नाम बना सकते हैं, पाकिस्तान का झंडा लहरा सकते हैं, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत है ताकि उन प्लेटफॉर्म पर पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अयाज साहब एंड आयशा, आप लोग प्रोग्राम का हिस्सा बने। खवातीन आज़ाद प्रोग्राम का अख्ताम होता है, जाते जाते एक बात याद रखिएगा, इस वक्त पाकिस्तान जिस सिचुएशन से गुजर रहा है हम सबको एक कौम होकर इस टाइम से गुजरने की जरूरत है। अपनी अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक बार फिर आवाज देने की जरूरत है। दस्तक दे रहा है पाकिस्तान। इंशाल्लाह होगी कल आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज।